हेलो एवरीवन। तो दोस्तों शुरू कर रहे हैं एक नई लेक्चर सीरीज लिमिट्स ऑफ फंक्शन, जिसमें लेक्चर 1 में मैं बात करने वाला हूँ लिमिट को डिफाइन करूँगा, कब लिमिट निकाल पाते हैं कब लिमिट नहीं निकाल पाते हैं। ओके, तो जनरल नोशन में लिमिट का अगर बात करूँ डे टू डे लैंग्वेज में, तो आपको मान लो आप कोई रेसिपी बना रहे हो, ठीक है। पर्सन बोलेगा पैन लीजिए, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालिए, थोड़े इसमें आपने ऑनियन डाल दिए, प्याज काट के डाल दिए, बोला कि 2 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे कुक करें और हल्का ब्राउन होने दें। ठीक है, प्याज का कलर कैसा होना चाहिए? हल्का ब्राउन। तो बेसिकली आप दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, एक तो टाइम, ये एक वेरिएबल है, और कलर को मैं सी बोल देता हूँ। एक सर्टेन शेड है, जैसे मान लो अब इस पर एग्जैक्टली ऐसा तो होगा नहीं कि अपन पैन डाला और क्लोक लेके चालू हो गए 2 मिनट, और 2 मिनट हो गए बंद करो बंद करो बंद करो, और ये क्या पता वहाँ पे। तो ऐसे हमारी एक्सपेक्टेशन है, जब टाइम आपका नियर अबाउट कितना होगा 2 मिनट्स, तो आपका जो कलर है वो नियर अबाउट ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो इनपुट वेरिएबल है और एक आउटपुट वेरिएबल है। इसी को फंक्शन की नोशन में समझना चाहे, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई है। ओके, मतलब जब मेरा इनपुट वेरिएबल x एक सर्टेन वैल्यू सपोज करो x नोट के आसपास घूम रहा है, ओके, मतलब x से x नोट की डिस्टेंस बहुत कम है, h अपना एक बहुत स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं कि y भी क्या है, हमारा आउटपुट भी क्या है, कोई फिक्स वैल्यू होगी y नोट, उसके अराउंड घूमने लगेगा। ठीक है, लेस देन h डाल देता हूँ यहाँ पे, लेस देन k। तो फंक्शन की नोशन में देखिए, अगर मान लो ये फंक्शन का ग्राफ है, यहाँ पे x नॉट है, एक्स वाई ग्राफ बना रहा हूँ, ये फंक्शन का ग्राफ। तो आप बोल रहे हो ऐसा कि अगर मैं अपनी x की वैल्यू x नॉट के अराउंड कन्फाइन कर दूँ, तो y की वैल्यू भी क्या होती है, y नॉट के अराउंड कन्फाइन हो जाती है, लिमिट हो जाती है। x जब x नॉट के नेबरहुड में है तो y भी y नॉट के नेबरहुड में हो जाएगा। तो ये मेरी बेसिकली फॉर्मल डेफिनेशन है लिमिट की। ऑल दो हम इस तरह डेफिनेशन यूज नहीं करेंगे, काफ़ी कंफर्टेबल है हमारे लिए। हमारे लिए तो बस इतनी सी बात है कि x को x नॉट के अराउंड किया तो फंक्शन की वैल्यू भी कोई फिक्स वैल्यू y नॉट के अराउंड, या एल भी बोल सकते हो उसको, उसके अराउंड आ गई। ठीक है, ये बेसिक नोशन है अपना। अगर डे टू डे अपनी जो फिजिकल सिचुएशन में देखें, एक फिजिक्स से बेसिक एग्जाम्पल लूँ, उसमें लिमिट का सेंस कैसे देखते हैं अपन, तो उससे और क्लियर होगा इसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारी जनरल कैलकुलस के अंदर। तो हम जब एक बॉल को नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं तो उसकी पोजीशन अपन कैसे निकालते हैं, एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, है क्या नहीं? अपने इक्वेशन पढ़े ना, एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ए तो अपना यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वैल्यू नियर अबाउट ले लेता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, जब आपसे पूछूं टी इज इक्वल टू 1 पे इस पर्सन की पोजीशन क्या आएगी, लेस आपने S1 बोल दिया, हाफ 10 1 का स्क्वायर, ये आ गई 5 मीटर। t इज इक्वल टू 2 पे इसकी सेकंड पोजीशन क्या आएगी, हाफ 10 2 का स्क्वायर हो गया 4, दैट इज 20 मीटर। ओके, और अपन से पूछा जाए एवरेज निकालो, एवरेज स्पीड निकालो यहाँ पे, तो आप सिंपली क्या करोगे कि डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हुआ यहाँ पे, और टाइम टेकन, दोनों इंस्टेंट को अगर आप t1 t2 बोल दो, t2 माइनस t1, जिसको आप क्या बोलते हो, डेल्टा s बाई डेल्टा t, चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। तो दैट इज 15 डिवाइडेड बाई 1, ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर मान लो मैं और छोटा इंटरवल कर दूं, t1 मेरा 1 सेकेंड और t2 मेरा 1.2 सेकेंड, तभी और छोटे इंटरवल में एवरेज निकलेगी। और बहरहाल में मान लो कि T2 मेरा क्या है, 1 से थोड़ा सा ही आगे गया, 1 प्लस h, तब निकालो एवरेज। तो उस केस में आप एवरेज क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि हाफ जी 1 प्लस h होल स्क्वायर माइनस हाफ जी 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस h माइनस h। हाफ जी का 5 बाहर निकाल लूँ और ये अंदर क्या बच जाएगा मेरे पास, h स्क्वायर प्लस 2h डिवाइडेड बाई h। ठीक है, अब कोई पर्सन बोले कि मेरे को तो t इज इक्वल टू 1 पे
इसकी स्पीड क्या रहेगी वो बताओ। दैट इज बेसिकली इंस्टेंटेनियस स्पीड। उस पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या रहेगी हमारी। अब देखो पर्टिकुलर इंस्टेंट पर खाली स्नैप ही निकलती है। अगर आपका एवरेज देखनी तो डेफिनेटली यू नीड सर्टेन टाइम इंटरवल, और टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो सकता है, चाहे जितना छोटा कर लो, बट यू नीड सम टाइम इंटरवल। तो उस टाइम इंटरवल को मैं ऐसा बोल देता हूँ बहुत छोटा है, नियर अबाउट जीरो। बट और फॉर्मल तरीके से कैसे बोल सकते हो, टाइम इंटरवल इज टेंडिंग टू जीरो। ओके, इट्स नॉट एग्जैक्टली जीरो बट इट्स वेरी स्मॉल, एज क्लोज एज पॉसिबल टू जीरो। तो मतलब इसी सिचुएशन में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि तुम एच को जीरो के अराउंड लेके जा रहे हो, एग्जैक्ट जीरो नहीं कर रहे हो। तो इस सिचुएशन में अपन क्या बोलते हैं, इसको नोशन को बोल देते हैं एच, जो कि अपन डेल्टा टी हाल फिलहाल की सिचुएशन में आप लिखोगे एच स्क्वायर प्लस 2h डिवाइडेड बाई एच। अब क्योंकि एच नियर अबाउट जीरो, एग्जैक्ट जीरो नहीं, तो मैं कॉमन लेके काट सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन 5h प्लस 2। ओके, इसी को आप सोल्व करोगे, अब एच जीरो के पास जाएगा 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 तो ये वैल्यू किधर जाएगी, 10 के आसपास। ओके, तो 10 मीटर पर सेकंड मेरी क्या होगी, जब टाइम मेरा 1 सेकंड हो तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। ओके, अगेन ये लिमिट का सेंस मैंने यूज किया है, यहाँ पे लिमिट की नोटेशन यूज की। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपने बचपन में देखा है, एक सर्कल है, इसका एरिया फाउंड आउट करना है। तो अपन क्या करते हैं, इसको बहुत सारे ऐसे पार्टीशंस में डिवाइड कर देते हैं। ओके, सेंटर से इस तरह की चीज़ें बनाते गए, स्ट्रिप्स निकाल दी बहुत सारी, और इन सारी स्ट्रिप्स को मैंने क्या किया, साइड में अरेंज कर दिया ऐसे स्टैगर्ड तरीके से, एक नीचे एक ऊपर। ओके, तो ऑलमोस्ट अगर इनको मैं क्लोजली स्पेस करूं तो ये रफली एक रेक्टेंगल जैसी स्पेस लेती है। ओके, लेकिन अगर मैं क्या करूं, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स को बढ़ाता जाऊं, ठीक है, जैसे अभी ये n है एंड आई से n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ऑब्वियसली बात ये बहुत थिन होती जाएंगी। ये जो इनका कर्व्ड पोर्शन है ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट होने लगेगा, और ये जो तिरछी लाइन दिख रही है आपको, इंक्लाइंड लाइन दिख रही है, ऑलमोस्ट सीधी होने लगेगी। मतलब बहुत थिन स्ट्रिप अगर काट रहे हो तो ये बहुत इस तरह से दिखेगा, इससे भी थिन कर रहे हो आप, तो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स को आप किधर लेके जा रहे हो, इन्फिनिटी की तरफ। तो ऑलमोस्ट यही एक चीज मेरे को कैसे दिखने लगेगी, रफली ये रेक्टेंगल क्या दिखने लगेगा, रफली एक रेक्टेंगल के जैसे दिखने लगेगा, जिसकी जो विड्थ है वो ये चीज बनेगी, मतलब कि रेडियस, और एक जो कर्व की लेंथ है, आधी कर्व देखो इधर बटी हुई है, आधी कर्व इधर बटी हुई है, और टोटल कर्व लेंथ मेरे पास कितनी होती है, बचपन से पढ़ रहे हो, लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस इज 2πr, so the πr length will be here and πr length will be here, so the area of the rectangle will be close to the area of circle. Okay, जैसे जैसे आप n को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाओगे तो ये इस तरह से एक्वायर करने लगेगी। ओके, तो सो एरिया विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सो द n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये सारी जब फिटिंग है मेरी रेक्टेंगल की तरफ जाने लगेगी तो दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। तो ये थी अपनी एक बेसिक लिमिट की रोटेशन। दूसरा एक और देख सकते हो कि भाई मान लो मैंने एक सीकेंट लाइन खींच दी सर्कल में, ठीक है, जैसे पी क्यू। अब मैं क्या करता हूँ, क्यू को तो फिक्स रख रहा हूँ, पी को मूव कराता रहता हूँ, कैसे, इस तरह से। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपकी सीकेंड लाइन है ये बाहर निकलना स्टार्ट कर देगी इस तरह से, और अल्टीमेटली क्या होगा, जब P बहुत क्लोज पहुंच जाएगा Q के, तो ये ऑलमोस्ट ग्रेस करने लगेगी। मतलब क्या बन जाएगी, ये अभी जो सीकेंड लाइन थी यही क्या बन जाएगी, टेंजेंट। सो आई कैन राइट दिस इन नोटेशन ऑफ लिमिट एज योर P पॉइंट इज अप्रोचिंग टू पॉइंट Q, सो योर सीकेंट विल बिकम टेंजेंट। ओके, तो सिमिलर ऐसी सी नोटेशन की हम बात कर रहे हैं। व्हेन आई से लिमिट x tends to alpha f of x is equal to L, that means जैसे जैसे आप x की वैल्यू को अल्फा क्लोज लेके जाओगे वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू किसके पास जाने लगेगी, L के पास। L कोई फाइनाइट आंसर है, अभी एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस पे चर्चा कर रहा हूँ, अभी थोड़ा डेफिनेशन क्लियर कर दो, ठीक है। और इस बात का कतई ये मतलब नहीं है कि आप f ऑफ अल्फा की वैल्यू को L बोल दो, ठीक है। अगेन जो लिमिट है वो एक सेंस ऑफ क्या, इन्वेस्टिगेशन है फंक्शन की, फंक्शन की स्टडी कर रहे हैं,
in neighborhood of x equal to x naught. ओके, हम सीधा घर में नहीं घुस रहे, घर के आसपास थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि भाई दूर से देख रहे हैं क्या बिहेवियर क्या नहीं है, कुत्ते तो नहीं है, क्या सब बातें हो रही है, इस तरह का माहौल है। एग्जैक्टली उस पॉइंट पे नहीं बात कर रहा हूँ, उसके आसपास हो, या थोड़ा सा कम हो या थोड़ा सा ज़्यादा हो। तो यही अपनी नोटेशन है। इसी बात को जो मैंने बोला, तो आप इसको फॉर्मली कैसे बोलते हो कि भाई हमारे पास फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है, ये मेरा फंक्शन का ग्राफ है, एंड दिस इज माई x इज इक्वल टू एल्फा, एंड जैसे जैसे आप x के क्लोज जाओगे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फंक्शन भी एक वैल्यू की तरह बढ़ने लगेगा, दैट इज l। ठीक है, अभी आप किधर से जा रहे हो, लेफ्ट साइड से जा रहे हो। ओके, मतलब आप हमेशा x को क्या रखने वाले हो, अल्फा से थोड़ा सा कम, और एक्सपेक्ट करते हो कि आप जितना क्लोज हो उसके उतना क्लोज जाने की कोशिश करो। मतलब x इज इक्वल टू अल्फा और एक्चुअल x के बीच का जो डिफरेंस है जहाँ पे आप ट्रेवल कर रहे हो, द डिफरेंस शुड टेंड टू 0। ओके, तो आप किधर पहुंच रहे हो, l के पास। सेम मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि आप किधर से आ रहे हो, राइट साइड से आ रहे हो, अल्फा को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो। इन दैट सेंस आप क्या बोलते हो, राइट साइड से आ रहे हो या राइट हैंड साइड से आ रहे हो, नोटेशन है सिर्फ। तो हम बोलते हैं कि आप जो x की वैल्यू है वो अल्फा से थोड़ी सी ज़्यादा रख रहे हो। ठीक है, फंक्शन के अंदर रख के चेक कर रहे हो, उस केस में भी आप जैसा कि डायग्राम दिख रहा है अभी अपन l की तरफ ही पहुंच रहे हैं। ओके, अगेन एज क्लोज एज पॉसिबल, अगे तो आप क्या बोलोगे, h अप्रोच टू 0। तो ये मेरी बात हुई किसकी, राइट हैंड साइड की। तो हम सबसे पहले लिमिट का एग्जिस्टेंस अगर देखें, y इज इक्वल टू एफ एक्स में ऐसे लिमिट x टेंड्स टू अल्फा f ऑफ x एग्जिस्ट। तो इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि भाई आप x को बढ़ा के देखो, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, और चेक करो कि फंक्शन a की वैल्यू के अराउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपने बोला कि लेफ्ट साइड से आ रहा हूँ, तो देखो मैं लिख कैसे रहा हूँ, x अप्रोच टू अल्फा माइनस एफ एक्स। मतलब मैं x की वैल्यू को क्या चाह रहा हूँ, दैट x इज स्लाइटली लेसर देन अल्फा, सो as x approach to alpha this h will tend to 0, so I can write this same notation as h approach to 0 f of alpha minus h। ठीक है, अभी इवेल्युएट करके मान लो मेरे पास आ गई L1, तो इस L1 को अपन क्या बोलेंगे, LHL लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, या सिंपली लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली अपन बोलते हैं RHL, कहने का मतलब आप x को अप्रोच, अल्फा को अप्रोच कर रहे हो राइट साइड से, मतलब हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी, वो अल्फा से थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी क्योंकि मैं राइट साइड में हूँ। तो इसी लिमिट की नोटेशन को अपन कैसे लिख देंगे, अल्फा h अप्रोच टू 0 और x रिप्लेस हो गया किससे, अल्फा प्लस h से। ऐसे ही वैल्यू आ गई मेरे पास L2। तो हम कब बोलते लिमिट एग्जिस्ट करती है, व्हेन L1 is equal to L2 is equal to some finite value। ओके, उस केस में बहुत बेसिक से एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, बिल्कुल जीरो से सीख रहे हैं अपन। ठीक है, सो L1 is equal to L2 is equal to some finite value। तो लकीली हमारे पास जितने भी अपने स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं हम जो यूज करते हैं, पोलिनोमियल हो गया अपना, जैसे कि मान लो x² + 2x + 3 है, तो इस केस में आप चाहे LHL निकालो चाहे RHL निकालो, दोनों सेम ही आनी है। तो मोरलेस आप कर क्या रहे हो, आप x इज इक्वल टू 2 डाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 + 4 + 3, यू विल से दिस लिमिट इज व्हेन x अप्रोच टू 2 दिस लिमिट इज 11। ओके, अब LHL RHL कुछ भी निकाल के देखो सेम ही आनी है आपकी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी हम रेगुलर में डील करेंगे तो उसमें LHL RHL मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि सब के सब कंटिन्यूअस है, ग्राफ कहीं टूटता नहीं है इनका, तो लिमिट अपनी सेम ही आनी है। हमें दिक्कत कहाँ पाई, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन हो गए, पीस वाइज फंक्शन हो गए जो पूरे डोमेन में एक तरीके से डिफाइन नहीं होते। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा ले रहा हूँ कि x > 1 पे ये फंक्शन दे रहा है, कैसे डिफाइन होता है, x + 4। ओके, एंड व्हेन x is less than 1 दिस फंक्शन डिफाइंड एज
6 माइनस एक्स। ओके, सो मेरे से बोला जा रहा है कि लिमिट चेक करो, इससे निकल भी पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। तो x अप्रोच टू 1 एफ एक्स, एज आई लर्न मैं निकालूंगा अलग अलग एल एच एल एंड आर एच एल। एल एच एल का मतलब मैंने बोला x अप्रोच टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या हो गया। अब सोचो 1 माइनस का मतलब क्या है, आपने बोला h अप्रोच टू 0, x को रिप्लेस कर रहा हूँ 1 से थोड़ी छोटी क्वांटिटी, दैट इज 1 माइनस एच। अब डेफिनेशन चेक करो कौन सी फॉलो करोगे 1 माइनस एच के लिए। तो हमने सीधे सीधे क्या लिखा यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा 6 1 माइनस एच। अब एच को 0 डाल के चेक करोगे तो आंसर आ रहा है 5। सेम स्टोरी अगर मान लो मैं राइट हैंड साइड के लिए चेक करूँ, तो ये देखो फॉर्मल लिखने का तरीका है एल एच एल और आर एच एल को, इतना हर बार नहीं करना होता है, क्योंकि शुरुआत से सीख रहे तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन केस अगर आपको बोर्ड के हिसाब से भी देखना है तो इसी तरह से लिखना होता है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट से रिलेटेड सवालों के अंदर। सो 1 से आगे, तो 1 से आगे ये वाली डेफिनेशन अप्लाई होगी, तो मैंने अप्लाई कर दिया लिमिट h अप्रोच टू 0 1 प्लस h प्लस 4। अब जैसे ही h 0 की तरफ जाता है ये वैल्यू किसी तरफ चली जाती है, पास की तरफ, तो दोनों फाइनाइट आ रही हैं, बराबर भी आ रही, तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट एंड दैट लिमिट इज इक्वल टू 5। ओके, ग्राफ भी देखो इसका, अगर 1 के अराउंड में इसका ग्राफ देखूं तो ये ग्राफ इस तरह से कुछ चढ़ रहा है, 0 पे 4 है, 1 पे वैल्यू मेरी दिख रही है 5, और सेम ग्राफ फिर उतर रहा है नीचे, 6 पे वैल्यू 0 हो जाएगी, इस तरह से आ रहा है। तो देख लो ग्राफ में कोई टूट फूट नहीं है, यहाँ पे आप खेल रहे हो, इजी। और मैं आपसे देखो कि इसी सवाल में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाऊं इसको, इसी पुराने वाले क्वेश्चन को मेरे से बोला जाए ये निकाल के बताओ, x टेंड्स टू 1 ब्रैकेट एफ एक्स, ब्रैकेट अपना वही नॉर्मल जिफ फंक्शन है, तो आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे वर्क करता है। आपको ये तो दिख रहा है कि लिमिट का आंसर 5 तो आया है, और एलएचएल आंसर दोनों 5 ही आ रही है, तो ये 5 किधर से है, इस पे अपने को थोड़ा गौर करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं एलएचएल और आरएचएल की बात करूं, सीधा सीधा वहां से रखना स्टार्ट करें अपन। ठीक है, ऊपर डेफिनेशन से भी देख सकते हो कि आरएचएल के लिए तुम क्या करने वाले हो, 1 प्लस एच रखोगे यहाँ पे, और एलएचएल के लिए 1 माइनस एच रखोगे यहाँ पे। ठीक है, तो सीधा पुट करूँ क्या, एलएचएल के लिए क्या बोला मैंने 6 माइनस एक्स, यहाँ पे 1 माइनस एच पुट किया, एलएचएल का मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या बन रही है 5 प्लस एच। आरएचएल में भी क्या करोगे आप, x प्लस 4 था, आरएचएल मतलब 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, 1 प्लस एच प्लस 4, कितना बन रहा है ये भी 5 प्लस एच। तो आप देख लो अब एच 0 की तरफ अप्रोच करेगा, एग्जैक्ट 0 तो है नहीं, सो द लिमिट का जो आंसर जो 5 है ना, ये भी अप्रोचिंग सेंस में ही होता है। और आप देख पा रहे हो कि जो लिमिट का आंसर 5 है ना, वो एल जो फंक्शन 5 को किधर से अप्रोच कर रहा है, उसकी फाइनल वैल्यू किधर से अप्रोच कर रही है, राइट साइड से, मतलब द लिमिट इज स्लाइटली मोर देन 5। ओके, वी राइट इट 5, बट यू नो कि जो आंसर एक्चुअल में 5 से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब ब्रैकेट लूंगा तो 5 से आगे जाने का मतलब ब्रैकेट लेने के बाद आप किधर आओगे, 5 पे ही होगे। तो इस केस में लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, कोई दिक्कत। यही चीज मान लो मेरा ग्राफ इस तरह का होता, ये है। ठीक है, अब देखना इसमें x इज इक्वल टू 1, ये 5 है, ये भी किसी फंक्शन का ग्राफ है, एंड आई आस्क यू लिमिट x टेंड्स टू 1, इसलिए ब्रैकेट x, कर्ली x, मोड x, इस तरह के फंक्शंस में अपने को क्या करना पड़ता है, सतर्कता बरतनी पड़ती है। और एलएचएल आरएचएल दोनों सेपरेट निकालने चाहिए पीस वाइज फंक्शंस में भी। ठीक है, ऑल्दो तो आपको क्या करना है कि भाई सीधा पुट ही करना है, अभी हाल फिलहाल सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपने x 1 डाला तो यहाँ से 5 आ रहा है, 1 डाला यहाँ से भी 5 आ रहा है, दोनों साइड से 5 5 ही आ रहा है, तो सीधा बोल सकते लिमिट एग्जिस्ट करती है। और जब ये ब्रैकेट वगैरह जैसी चीज़ें आ जाए तब आपको सोचना पड़ेगा कि भाई एलएचएल के लिए मैं 1 माइनस एच पुट कर रहा हूँ, 1 प्लस एच पुट कर रहा हूँ। इस ग्राफ में देखो, अगर मैं एलएचएल निकालूँ, ऑब्वियसली बात है आप किसकी तरफ बढ़ रहे हो, फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है 5 की तरफ। ठीक है, सेम यही चीज़ आरएचएल निकाल रहा हूँ,
फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ उतर रही है, ये भी 5 की तरफ, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो लिमिट तो एग्जिस्ट करती है फंक्शन की। व्हाट अबाउट द लिमिट ऑफ x अप्रोच टू 1 ब्रैकेट एफ एक्स, ठीक है, इसका क्या आंसर दोगे आप? अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, LHL RHL अलग निकालता हूं, LHL एंड RHL। अब देखो अगर तुम LHL से जा रहे हो, इधर से जा रहे हो, तो फंक्शन 5 की तरफ बढ़ रहा है, ऑल द x इज इक्वल टू 1 पे एग्जैक्टली वैल्यू 5 हो जाती है, उससे जस्ट पहले तो फंक्शन क्या है, बढ़ने की तरफ जा रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट साइड में वैल्यू जो है वो 5 को अप्रोच कर रही है, पास में जाने की कोशिश कर रही है, उससे जस्ट पहले तो 5 से कम ही है, तो ब्रैकेट लगाने के बाद आंसर हो जाएगा 4। और अगर राइट साइड से आऊँ तो राइट साइड से आपको दिख रहा है उतर के 5 पे आ रहे हो, मतलब अगर जस्ट आगे रहूँ 1 से तो वैल्यू 5 से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आगे चल क्या होगी 5। तो इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसी के साथ समझ लें लिमिट कब कब एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमने तो सीख लिया कि भाई के LHL RHL बराबर आनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए, इसके अलावा जो भी केस होंगे सब केस में नॉन एग्जिस्टेंस है वो लिमिट। तो आप एग्जिस्ट करने का तरीका तो एक ही है, एग्जिस्ट कब कब नहीं करेगी उसके बारे में सोच लो। कब कब नहीं करेगी, पहली चीज तो मैंने बोला कि LHL RHL आपकी फाइनाइट तो आ गई बट बराबर नहीं है। इसका बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, मान लो मैं बोलता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 mod x by x, ओके, तो यू कैन सी के LHL RHL, LHL का मतलब 0 माइनस h रख रहे हो आप, तो ये लिमिट बन गई h अपोज टू 0 mod माइनस h अपॉन माइनस h, तो क्लियरली माइनस बना रहा है, सिग्नम जैसी चीज़ तो है 0 के अराउंड, और h अप्रोच टू 0 प्लस h पुट किया तो mod h by h प्लस बना रहा है। तो LHL RHL फाइनाइट आ रही है बट बराबर नहीं है, तो ऐसे केस में अपन क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। तो इस केस में ग्राफ से देखो लिमिट एग्जिस्ट करे ना करे आपको इन्फॉर्मेशन तो मिलती है ग्राफ के बारे में, तो इस केस में आपने क्या पता लगे, ग्राफ में जंप है, सडन जंप है, ठीक है ना। जस्ट पीछे आप देखोगे तो ये वैल्यू जो यूनिफॉर्मली क्या आ रही -1 और जस्ट आगे देखो तो +1, तो 2 यूनिट का क्या ये जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं इसको। LHL RHL फाइनाइट आती है तो सिंपली उनका डिफरेंस लेना मेरे को, तो पता लग जाएगा इस ग्राफ में इस तरह का जंप आ रहा है। दूसरा देखो कि आपकी जो लिमिट है LHL या फिर RHL, 1 इज फाइनाइट और अदर इज इनफाइनाइट। इस पे बहुत क्लासिक फंक्शन है, बहुत काम का फंक्शन, उसका यूज करके हम और भी सवाल बनाते हैं, तो उसको ध्यान से समझना। एक फंक्शन दे रहा हूँ आपको f ऑफ x इज इक्वल टू e⁻1/x। अब आप कहोगे कि इसकी डोमेन लिख रहा हूँ r-0, तो आप जीरो की लिमिट क्यों निकालते हो, डोमेन में तो है नहीं भाई, जीरो नहीं है डोमेन में, पर लिमिट एग्जैक्टली जीरो पे थोड़ा निकल रही है, जीरो के आसपास वो वैल्यूज तो है ना अपने पास डोमेन के अंदर, तो बस इस बात का ख्याल रखना है। मैं लिमिट निकालने पहुंच गया भैया इसकी, आपने बोला x टेंड्स टू 0 पर लिमिट निकालो, फटाफट बच्चे चालू हुए, 1/0 e⁻ इनफाइनाइट 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 होगी लिमिट। पर LHL RHL थोड़ा सा गौर करो, LHL का मतलब 0 माइनस h पुट कर रहा हूँ मैं, सो लिमिट h अप्रोच टू 0 e रेज़ टू पावर x इज 0 माइनस h डाला तो ये आ गया ऐसा, ठीक है। अब h को 0 पे लेके जाओगे तो ये सिचुएशन बन रही है e⁻∞, ठीक है। ग्राफ ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है, e⁻ कैसा होता है, प्लस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी भी जा रहा है पर माइनस इन्फिनिटी पे 0 की तरफ ग्रेज कर रहा है, वो वैसे भी समझ आता है। नेगेटिव पावर का मतलब उल्टा कर देते हो, और 1/e⁻∞ 0 के आसपास 0 हो गया ये। और RHL पे जाओगे तो अगेन 0 प्लस h पुट करूँगा तो ये इन्फिनिटी बन रहा है, तो इन्फिनिटी की तरफ भागेंगे। इसका मतलब LHL तो फाइनाइट है और RHL इनफाइनाइट है, तो इस केस में भी आपकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका ग्राफ भी देख सकते हो, इंटरेस्टिंग है। ग्राफ बनाने के तरीके तुम्हें बताया फंक्शन के अंदर मैंने कि आपको कुछ पॉइंट पे वैल्यूज निकालनी होती है, और दूसरा मैं अगर x को किधर फेंकूं प्लस माइनस इन्फिनिटी पे, तो 1/∞ 0 1/-∞ भी 0 है, तो अभी देखा ही आपने, तो ये 0 के अराउंड फंक्शन किधर भाग रहा है, इन्फिनिटी पे अगर x को इन्फिनिटी भेजोगे तो 1/+∞ 0 ही होगा ना, तो e⁻0 किधर जा रहा है 1 पे,
मतलब y इज इक्वल टू 1 क्या होती है अपनी ये असिम्पटोट, हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट। ओके, और x अप्रोच टू 0 पे देख ही चुके हो, LHL अपनी 0 हो रही है और RHL इन्फिनिटी की तरफ भाग रही है। तो सिम्पटोटिक बिहेवियर यहाँ पे भी है। दूसरा, डैश करके पता करना चाहो कहाँ घट रहा है कहाँ बढ़ रहा है, डैश किया। चेन रूल किसी को आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखें e की पावर डिफरेंशिएशन यही होता है, इनटू अंदर वाला फंक्शन 1/x डिफरेंशिएशन -1/x पर। पॉजिटिव क्वांटिटी 1/x पर, पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस लगा हुआ है, ऑलवेज नेगेटिव, मतलब ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। देखना ग्राफ कैसे बनाऊंगा इसका। ये हो गया आपकी y इक्वल टू 1 की लाइन असिम्पटोट, और ये x बराबर 0 पे असिम्पटोट ही है, और फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग है। असिम्पटोट का मतलब ये देखो गिरा अपना डिक्रीज करते हुए 0 के ऊपर, और 0 के राइट साइड में आपको पता है इन्फिनिटी आया था आंसर, और ये ग्रेज करके आ गया इधर। ये किसका ग्राफ बनाया मैंने, e रेज़ टू पावर 1/x वर्सेज x का। ध्यान रखेंगे आप। अगला केस तीसरा कि मेरी LHL और जो RHL है दोनों ही क्या है, नॉन फाइनाइट, इन्फिनिटी की तरफ भाग रही है, चाहे वो प्लस माइनस इन्फिनिटी की तरफ भागे। जैसे मैं बोल लूँ x टेंड्स टू 0, 1/x की बात करो तो आपको पता है इसका ग्राफ कैसा दिखता है, 1/x का किस तरह का दिखता है। तो यू कैन क्लियरली से कि जो LHL है दैट टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, RHL है दैट टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी। सेम यही बात आप एक्स स्क्वायर के लिए बोल सकते थे, उस केस में ग्राफ आपका दोनों साइड से प्लस इन्फिनिटी भी जा रहा है। और इसमें ये मत बोल देना LHL भी प्लस इन्फिनिटी या RHL भी प्लस इन्फिनिटी बराबर हो रही है तो मैं लिमिट एग्जिस्टेंट बोल दूँ, कभी नहीं। लिमिट एग्जिस्ट करने का सिर्फ और सीधा सा मतलब है कि LHL RHL दोनों फाइनाइट आनी चाहिए, फिक्स वैल्यूज आनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए दोनों, 5-5, 10-10, 1 लाख 1 लाख, 50 करोड़ 50 करोड़, कितनी भी बड़ी ऊपर होनी चाहिए, फाइनाइट बराबर आनी चाहिए, तभी मैं एग्जिस्टेंट मानूँ, नहीं तो नहीं मानूंगा। चौथा अपना पास केस है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑसिलेटरी लिमिट्स का, ठीक है। ऑसिलेटरी लिमिट्स होती तो फाइनाइट है पर मैं बता ही नहीं सकता क्या है। जैसे कि x टेंड्स टू 0 साइन 1/x। अब आपको पता है कि 1/x 0 पे डिफाइन नहीं, पर 0 के आसपास तो डिफाइन है। नो मैटर नंबर कितना क्लोज हो जाए 0 के, पर ये रहेगा तो रियल नंबर ही, क्योंकि एग्जैक्ट 0 तो पुट किया नहीं है। अब साइन के अंदर आप जो मर्जी रियल नंबर डालो, ये जो आंसर है वो रहेगा तो -1 से 1 के बीच में ही। बट फाइनाइटली क्या होगा दैट आई कांट से। सर ग्राफ भी बनाने की कोशिश करो ना डैशमोस पे या गूगल पे चेक करोगे तो आपको 0 के अराउंड कुछ नहीं दिखाई देगा, इस तरह की चीज़ दिखाएगी, बस एक बैंड नज़र आएगा, ठीक है। और पास से देखोगे तो ये बैंड है, इसमें पूरा ब्लैक ब्लैक ब्लैक, फिर ये इस तरह से खुलता रहेगा ग्राफ। पर इसको आप चाहे जितना जूम कर दो आपको बैंड नजर आता रहेगा, यू विल नेवर बी एबल टू टेल कि वैल्यू क्या रहने वाली है। बट अगेन दिस इज फाइनाइट, ठीक है। इफ आई से x टेंड्स टू 0 x into sin 1/x, so I know this is some finite value into 0 will be 0, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। ओके, इस तरह से सवाल बना ले जाते हैं। तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी कब नहीं करेगी, और डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन देखे। तो मोर और लेस कुछ सिंपल सवाल लगा सकते हो आप पीस वाइज फंक्शन पे। जैसे कि अगर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँ x अप्रोच टू अल्फा ब्रैकेट साइन x, ब्रैकेट अगेन मेरा जीफी है, और ये अल्फा मेरे को कहाँ कहाँ पे बताओगे आप, 0 पे बताओ, π/2 पे बताओ, पाई पे बताओ, 3π/2 पे बताओ। लिमिट हर एक केस में कैसे रहेगी, कब एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी, किस तरह की एग्जिस्ट करेगी। तो मैंने तो भाई देखो ग्राफ बना दिया साइन का, ये काफ़ी हेल्प करेगा मेरी ये देखने में। वो ग्राफ से भी एनालाइज करना ना चाहिए, पीछे भी इस तरह का है। तो अगर मैं 0 पे बात करूँ, अल्फा बराबर 0 पे LHL RHL, अब देखो 0 से जस्ट थोड़ा पीछे उतरते हो आप की वैल्यू बहुत थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है। मतलब आप -1 से 0 के बीच में खेल रहे हो तो LHL मेरी होगी -1, और 0 के आगे आप खेलो तो थोड़ी सी पॉजिटिव क्वांटिटी है तो RHL मेरी 0 ही है। LHL RHL फाइनाइट है, डिफरेंट है, मिड डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। π/2 पे देखूं
LHL RHL, तो पाई बाय 2 पे तो आपको नजर आ रहा है कि वैल्यू 1 बन रही है, बट उसके आजू बाजू में जो वैल्यू है 1 से थोड़ी सी छोटी है, पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली बात ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ऑल्दो फंक्शन जो है वो इस तरह की शेप पकड़ लेगा, आपने बनाया भी ऐसे गया इस तरह का, ब्रैकेट लगा रहे हो ना, तो ब्रैकेट लगाओगे तो ये वाली 1 पे तो वैल्यू 1 ही रहेगी, बाकी पूरा बंदा क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा, यहाँ पे बीच में से वैल्यू एक उठ के चली जाएगी, क्योंकि 0 से 1 के बीच में 0 ही रहेगा। ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन में बताया है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है आपको तो फटाफट देख डालो, प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। पाई, अब पाई पे देखो LHL RHL पे क्या सीन हो रहा है। LHL थोड़ा सा लेफ्ट हो तो आप 0 के थोड़ा सा ऊपर हो, पॉजिटिव साइड बेस का मतलब आंसर 0। RHL 0 से नीचे उतर गए -1, 3 पाई बाय 2, ये है मेरा -1, ठीक है, -1। अब आप देखो 3 पाई बाय 2 के अराउंड घूमते रहो, आपकी वैल्यू क्या है, -1 तो 3 पाई बाय 2 पे एग्जैक्टली होती है, बाकी साइड में क्या है वो -1 से थोड़ी सी बड़ी है, इसका मतलब मैं ब्रैकेट लूंगा तो क्या आएगा मेरा आंसर, -1 ही आएगा। ब्रैकेट क्या करता है भाई, पीछे क्यों उतारता है ना, तो मैं फ्लोर वैल्यू फंक्शन बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से लिमिट के बारे में एक बेसिक डिस्कशन किया हमने, कुछ बहुत सिंपल सवाल लगाओ, फिर हम प्रॉपर इवेल्युएट करना सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स, ठीक है। लिमिट अपन इवेल्युएट कैसे करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे, तो वैसे तो सीधा सीधा काम है कि आपको क्या करना है, अभी तक आप सीधे सीधे पुट कर देते हो, LHL RHL का अगर चक्कर ना हो, स्पेशल फंक्शन ना हो, स्पेशल फंक्शन भी हो तो आप डिफाइन करके सीधा पुट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलूँ कि x अप्रोच टू 2 x² + x + 1 अपॉन x² - x + 1, तो आपने सीधा क्या 2 पुट के चेक किया, कितना होगा मेरे पास 4 + 2 + 1, ये चीज़ होगी मेरे पास कितनी 7, और ये होगी मेरे पास 2 - 4 + 1 3 हो जाएगा, तो 7/3 के आगे आपकी लिमिट आ गई। लेकिन अगर मान लो इस तरह की कोई सिचुएशन हो गई मेरे पास, x अप्रोच टू 2 x² - 6 + 8 अपॉन x² - 3x + 2, अब 2 पुट करके देखो, ऊपर भी 0 बन रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है, तो फिर कैसे बोलोगे आंसर, 0/0 बोल दोगे क्या, क्योंकि एग्जैक्ट 0 तो है ही नहीं, तो कैसे सोल्व करें फिर, ठीक है। उसका सेंस भी समझ लो कि भाई 0/0 कुछ भी क्यों हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में पेन ही है, इस पेन की जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो लेंथ लेट्स से द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, उसके सामने क्या है 0, ठीक है। ये जो माउस है इसकी लेंथ को कंपेयर करूं मैं किससे, बिटवीन लेट्स से बिटवीन द US एंड इंडिया, अगेन ये लेंथ भी क्या ऑलमोस्ट 0 है, बट अगर इन दोनों लेंथ को अगर मैं एक साथ कंपेयर करूं तो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर लेंथ इज समवेयर लाइक 3/2 टाइम्स। सो मैं अगर इसको ऐसे सोल्व करता तो आप 0/0 का आंसर क्या आ रहा है 3/2। सो 0/0 कुछ भी हो सकता है, आई नीड टू हैव सम प्रॉपर टेक्निक टू डिसाइड कि 0/0 क्या बनने वाला है, ठीक है ना। सो आप इसको इस तरह से पकड़ो कि अपन कब इस तरह की सिचुएशन में फंसेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ये जो फॉर्म बनी ना यहाँ पे, ऐसे हमारे पास 7 फॉर्म है, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म। जब भी मेरे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी, मेरे को प्रॉपर मेथड्स का यूज करके उन फॉर्म्स को रिजोल्व करना पड़ेगा, मतलब वो फॉर्म खत्म करनी पड़ेगी, फिर आपके पास फाइनाइट बाई फाइनाइट, नॉन जीरो फाइनाइट बाई फाइनाइट टाइप का कुछ आंसर बनेगा, 7/3 2/3 इस टाइप का आप बना लोगे, ठीक है। तो पहले तो वो फॉर्म देख लो कौन सी हैं, 7 फॉर्म्स हैं, कौन कौन सी, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये सारी फॉर्म मोर और लेस इसमें की तरफ ही भागती हैं, तो इनके सोल्व करने के तरीके भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होंगे। फिर आते हैं अपने पास 3 एक्सपोनेंशियल, 1⁻∞, 0⁻0 एंड ∞⁻0, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात आपको थोड़ा डाउट लग रहा होगा 1⁻∞ को 1 ही क्यों नहीं बोल देते, क्योंकि जो 1 है टेंडिंग सेंस में, एब्सोल्यूट सेंस में नहीं है, सिमिलरली बाकी सबके साथ भी कंडीशन है।
तो एक्सपोनेंशियल चीज़ों को मैनेज करने के लिए अपन लॉग की हेल्प लेते हैं। लॉग की हेल्प से अपन क्या करेंगे, इनको इन्हीं फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे और फिर इवेलुएट करेंगे। काफ़ी लंबी जर्नी अपनी है, तो धीरे धीरे देखते जाएंगे। तो अभी हम जो सीखने वाले इवेलुएशन और अलजेब्राइक लिमिट्स, मतलब पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल, ठीक है, अलजेब्राइक फंक्शन, ऐसे फंक्शंस जो पोलिनोमियल की हेल्प से बनाए जाते हैं, स्क्वायर रूट वाले, ले दे के पोलिनोमियल का स्क्वायर रूट, स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह की चीज़ हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें मोर लेस ये 2-3 फॉर्म ही बनने वाली हैं, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो आप फैक्टराइजेशन का यूज़ कर सकते हो, जैसे ऊपर वाले सवाल में फैक्टराइजेशन का यूज़ किया जा सकता था फाइनाइट लिमिट निकालने के लिए। बाइनोमियल थ्योरम का भी ऑप्शन अपने पास, ठीक है। रैशनलाइजेशन भी कर सकते हो अंडर रूट वगैरह जैसी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। तो ये सब अपन देखेंगे और ध्यान से देखना मैं किस तरह से कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। कम लिखना है अपने को और सारे स्टेप्स रेस्पेक्ट करके लिखना है। एक छोटी सी चीज़ और बोलता हूँ कि आप एलोपिटल रूल जैसी कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो उसका भी स्ट्रिक्टली यूज़ नहीं करना है। जितना हो सके कैलकुलस अपॉर्चुनिटी, अपने पुराने मैथ के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने का भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म्स का यूज़ करेंगे, प्रॉपर फैक्टराइजेशन करेंगे ताकि हम मैथ में अपना हाथ अच्छा कर सकें। और वो बहुत ज़रूरी है इंटीग्रेशन जैसे चैप्टर्स को अच्छा करने के लिए, क्योंकि मैनिपुलेशन वगैरह का जो ग्राउंड है वो इसी चैप्टर में ही बनेगा, ठीक है। इसलिए तब देखो कुछ लिमिट सोल्व करना सीखे, कुछ बेसिक थ्योरम सीख लो। मान लो fx और gx, x बराबर अल्फा पे इनकी जो लिमिट है वो फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली। तो फिर मान लो ये L1 आती है, ये L2 आती है, तो आप इनके सम और डिफरेंस के केस में, प्रोडक्ट डिवीजन के केस में, ओके, लिमिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, इंडिविजुअल लिमिट निकाल सकते हो, इनको अलग अलग किया जा सकता है क्योंकि fx gx दोनों ही फाइनाइटली एग्जिस्ट करते हैं, ओके। प्रोडक्ट के केस में क्योंकि fx और gx दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी अलग कर सकते हो उसी पॉलिसी से। डिवीजन के केस में भी कर सकते हो, एक्सेप्ट ये जो gx है वो फाइनाइट आंसर उसका 0 की तरफ न जा रहा हो तो डिवीजन डिफाइन कर पाओगे आप। तो मतलब ये है कि अगर fx gx फाइनाइट है तो इनको अलग कर सकते हो आप, दोनों लिमिट अलग अलग सोल्व कर सकते हो, फाइनाइट आंसर आ रहा है अपना क्योंकि दोनों लिमिट का। लेकिन इस चीज़ का समझना कि अगर रिवर्स अगर मैं बोलूँ, मैं ऐसा बोलूँ कि भाई लिमिट x टेंड्स टू अल्फा fx प्लस माइनस gx, ये आंसर मेरा फाइनाइट आ रहा है। सो कैन आई से द सेम स्टेटमेंट वाइस वर्सा कि भाई fx gx भी फाइनाइट आएंगे? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपने देखो ऊपर देखो किस तरीके में पढ़ी है ना 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म। क्या पता कि भाई के अगर मैं प्लस की बात करूँ तो एक इन्फिनिटी पे जा रहा है, दूसरा माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इंडिटरमिनेंट फॉर्म सोल्व करके फाइनाइट आंसर आया हो। माइनस के केस में दोनों इन्फिनिटी पे जा रहे हो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी सोल्व करके इंडिटरमिनेंट आंसर फॉर्म को रिजोल्व करने के बाद फाइनाइट आंसर आया हो। तो ये बात आराम से कही जा सकती है कि अगर fx प्लस माइनस gx का आंसर फाइनाइट आ रहा है तो जरूरी नहीं कि इंडिविजुअल भी फाइनाइट आएंगे। हाँ, ये जरूर है कि अगर एक भी फाइनाइट होगी तो दूसरे को पक्का फाइनाइट होना पड़ेगा, समझे। अगर ये फाइनाइट होगी तो दूसरे को भी फाइनाइट होना पड़ेगा, अदरवाइज लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगी। ओके, ये तो बात हुई अपनी किसकी, प्लस माइनस की। प्रोडक्ट की बात करूं, मान लो ये कोई कह रहा है कि ये चीज फाइनाइट है, ओके, तो बाकी दोनों लिमिट भी फाइनाइट होंगी क्या? कोई जरूरी नहीं है। सपोज करो कि भाई कि ये दोनों इन्फिनिटी पे जा रही है तो पॉसिबल नहीं है। ये मान लो जा रही है अपनी 0 की तरफ और ये जा रही है इन्फिनिटी की तरफ, तो 0 इंटू इन्फिनिटी क्या होता है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म, तो रिजोल्व करके फाइनाइट आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो प्रोडक्ट फाइनाइट आंसर दे रहा लिमिट में, जरूरी नहीं कि इंडिविजुअली फाइनाइट देंगे। और दूसरी चीज, उनमें से कोई एक फाइनाइट दे रही है तब भी इनफाइनाइट इंडिविजुअल लिमिट फाइनाइट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे मान लो 0 दे रही है एक लिमिट तो आंसर फाइनाइट तो है ही ना, 0 आंसर, बट स्टिल दोनों इंडिविजुअल लिमिट फाइनाइट पे नहीं जा रही। हाँ, ऐसा बोल दिया जाए कि फंक्शन की जो लिमिट है वो नॉन जीरो फाइनाइट है तो पक्की बात है
फाइनाइट आंसर आने के लिए दूसरी को भी फाइनाइट बनना पड़ेगा। इसलिए मैं इस चीज़ का यूज़ करूँगा, जब भी मेरा नॉन जीरो आंसर बन रहा होगा प्रोडक्ट के अंदर तो मैं बाहर निकालते जाऊँगा और सिर्फ उतने पार्ट पे फोकस करूँगा जितने पार्ट के अंदर इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो अगर ये बेसिक बातें क्लियर है तो शुरू करते हैं अपन इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। अलजेब्रिक लिमिट्स में ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो सवाल लिया था उसी से करते हैं। x अप्रोच टू 2 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ओके, ये चीज़ क्या हो जाएगी, फैक्टराइज कर सकता हूँ। सिंपल फैक्टर बन रहे हैं x माइनस 2 x माइनस 4 x माइनस 2 x माइनस 1। वो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल कर सकता हूँ। अब ये वो दिमाग मत लाना कि 0 से 0 कैंसिल कर रहा हूँ, बिकॉज 2 को अप्रोच करा रहे हो आप, एग्जैक्ट 2 थोड़ा किया है। अब क्यों 0/0 फॉर्म खत्म, पुट किया -2 1, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास -2। इजी फैक्टराइजेशन। दूसरी बात अपने को पता है कि x बराबर 2 पे 0/0 फॉर्म बन रही है, ऊपर वाला पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, तो फैक्टर थ्योरम आपको ध्यान होगी। अगर p अल्फा 0 हो रहा है तो इसका मतलब x माइनस अल्फा इस फैक्टर तो निकलेगा ही निकलेगा। पार्टी मिडल टर्म करके आप कर ही लेते हो। अब देखो कुछ और देखते हैं थोड़ा हायर डिग्री में कैसे करते हो आप। तो एक सिंपल सवाल लेते हैं सीधे, x रेज टू पावर 4 माइनस 3x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड x अप्रोच टू 2। तो यू कैन सी दैट 16 माइनस 6 माइनस 10 0 हो रहा है एंड ये जा ही नहीं मेरे पास। 4 प्लस 6 0 माइनस 4 प्लस 6 10 माइनस 10 0 हो रहा है। तो सबसे पहले ये इवैल्यूएट करना चाहिए अपने फॉर्म क्या बन रही है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म पे जाएंगे थोड़ी देर बाद में। सबसे पहले देखो फॉर्म क्या बन रही है, 0/0 बन रही है। दो पे दोनों पॉलिनोमियल है तो फैक्टराइज कर सकता हूँ। नीचे वाला फैक्टराइज करना किसी के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर ही दोगे। दूसरा इसको मेरे को करना है, तो दो तरीके अपने पास। एक तो तुम क्या करते हो लॉन्ग टर्म डिवीजन, वो सबको आता है, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ भी लॉन्ग टर्म डिवीजन की जैसे ही है। वो डिवीजन कैसे करते हो आप, आपको पता है कि आपको x माइनस 2 कॉमन निकालते चलना है पेयर वाइज, है कि नहीं। वही लॉन्ग टर्म डिवीजन वाली बात ही कर रहा हूँ, पर करूँगा एक लाइन के अंदर ही। आप डिग्री मैच करवाते हो ना, तो डिग्री कैसे मैच कराओ, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करा के करो, क्या बनेगा x रेज टू पावर 4 माइनस 2x क्यूब। ओके, बन गया पेयर। ऊपर देखो -2x क्यूब है क्या, नहीं है, तो मेरे को ऐड करना पड़ेगा। अगेन अब डिग्री मैच कराने के लिए क्या करोगे, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। ऊपर 4x स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो ऐड करना पड़ेगा वापस। बेसिकली मैं ओरिजिनल पॉलिनोमियल को ही क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूँ, उसको रीएडजस्ट ऐसे कर रहा हूँ ताकि मैं पेयर वाइज x माइनस 2 कॉमन निकाल पाऊँ। अगेन डिग्री मैच करवाने के लिए 4x से मल्टीप्लाई, सो इट बिकम्स 4x स्क्वायर माइनस 8x। तो ऊपर देखो -3x था तुमने कर दिया -8, तो मेरे को प्लस 5x करना पड़ेगा। और ऑटोमेटिकली देखो कांस्टेंट एडजस्ट हो रहा है, होगा ही, क्योंकि ये फैक्टर है तो निकलना ही है। तो ऊपर अगर मैं देखूँ कॉमन लेने के बाद x माइनस 2 अगर कॉमन ले लूँ यहाँ से, देखो कैसे बना, x क्यूब कॉमन लिया, यहाँ से मैंने 2x स्क्वायर कॉमन लिया, पीछे से मैंने 4x कॉमन लिया, प्लस 5 कॉमन लिया, और बॉटम मेरी क्या है, फैक्टराइज कर दूँ तो x माइनस 2 x माइनस 3, अपनी लिमिट क्या चल रही थी, x टेंड्स टू 2, सो एक कॉमन फैक्टर निकाला और उड़ा दिया। ठीक है, अब पुट कर दो, 0/0 फॉर्म तो खत्म हो चुकी है। 8 प्लस 8 प्लस 8 29 ऊपर हो गया, नीचे -1 हो गया, तो आंसर हो गया मेरे पास -29। इजी। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन वर्क करता है। आप चाहो तो और भी तरह के आप लेके ट्राई कर सकते हो, 5 डिग्री में भी जा सकते हो। अगेन इन सवालों में लोग एलोपिटल लगा के बड़े खुश हो जाते हैं, तो मेरा पर्पज यहाँ पे सिर्फ आपको लिमिट पढ़ाना नहीं है, सवालों की एक्सप्रेशन को क्विकली कैसे रिजोल्व कर सकते हो उस पर भी सोचना है अपने को ना। अगर जैसे जैसे इसमें आपका स्मूथ हैंड होने लगेगा तो आप डायरेक्ट लिखने लगोगे एक वैल्यू,
और पुट करते जाओ, लिखते जाओ, पुट करते जाओ, आंसर आएगा x रेज़ टू पावर 5 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2। देख लो x इज इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है, 4 प्लस 1 3 माइनस 3 और माइनस 3 माइनस 2 0 हो रहा है। नीचे ले लेता हूँ एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक ले लेता हूँ, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देख लो x माइनस 1 पे दोनों 0 हो रहे हैं, लिमिट निकालनी है। तो वी नो दैट x माइनस 1 फैक्टर बनेगा दोनों में, नीचे वाली तो स्प्लिट कर ही लोगे, ऊपर वाली भी देखो। डिग्री मैच कराने के लिए लॉन्ग टर्म डिवीजन जैसे ही काम कर रहा हूँ, x रेज़ टू पावर 4 से मल्टीप्लाई किया दैट बिकम्स x रेज़ टू पावर 5 माइनस x रेज़ टू पावर 4। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर देखा x रेज़ टू पावर 4 नहीं है तो वापस ऐड किया। फिर डिग्री मैच कराने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, x क्यूब से, तो x रेज़ टू पावर 4 माइनस x क्यूब, ऊपर x क्यूब भी नहीं है, फिर से प्लस x क्यूब किया। मैच कराने के लिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, x क्यूब माइनस x स्क्वायर, ऊपर x स्क्वायर है मेरे पास, माइनस से x स्क्वायर है, एक लगा चुका हूँ तो माइनस 2x स्क्वायर। डिग्री मैच कराने के लिए इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 2x से, माइनस 2x स्क्वायर एंड प्लस 2x। तो बचा क्या मेरे पास, ऊपर 4x था तो प्लस 2x, ऑटोमेटिकली देख लो कांस्टेंट एडजस्ट होता ही है, हो गई। x रेज़ टू पावर 4 कॉमन खींचा, x माइनस 1 बचेगा, फिर x क्यूब, फिर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ठीक है, और कॉमन क्या आ गया, x माइनस 1, बॉटम तो पहले भी फैक्टराइज कर रहे थे आप, x माइनस 1 x माइनस 2, लिमिट जा रही मेरी कहाँ पे, x टेंड्स टू 1 पे, ये कैंसिल कर दिया, अब 1 डाल दो, 1 1 1, और ये पीछे वाला कैंसिल हो गया तो माइनस 3 आंसर आ रहा है। ओके, नीचे 1 माइनस 2 माइनस 1 आ ही रहा है। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे थोड़े से एक भूमिका बना रहा हूँ एक स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ जाने की, ध्यान से ऑब्जर्व करना। मैं x अप्रोच टू 2 x रेज़ टू पावर 4 माइनस 16 अपॉन x माइनस 2। अब पावर 4 है तो आपको पता है कि 4 का स्क्वायर या x स्क्वायर का स्क्वायर, तो मैंने फैक्टराइज कर दिया, क्या बन गया, x स्क्वायर माइनस 4 x स्क्वायर प्लस 4। थोड़ा सा निटिग्रिटी देखने की कोशिश करना, और भी कुछ कुछ चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ उसमें। अब मेरे को पता है कि 0/0 फॉर्म में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सारा इन दोनों का ही है, तो पीछे वाली चीज़ फालतू में बैठी हुई है तो बार बार नहीं लिखूंगा। 2 डालो इसमें, 4 प्लस 8, 4 प्लस 4 8 आ रहा है, नॉन जीरो फाइनाइट है, बाहर निकालते जाओ। ठीक है, जिससे 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, फाइनाइट नॉन जीरो आंसर दे रहा है, उसको प्रोडक्ट में से बाहर निकाल सकते हो ताकि लिखने का काम थोड़ा कम हो। ऊपर वापस फिर से x माइनस 2 x प्लस 2। ओके, ये हो गया मेरे पास x माइनस 2, कैंसिल कर देता हूँ, अब 0/0 फॉर्म खत्म, 32 आंसर आ गया, इजी। अब अगर मैं यही सवाल आपसे पूछता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फटाफट बन गया, मैं आपको ऐसे पूछ लेता x रेज़ टू पावर 5 माइनस 32 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 अगेन। ठीक है, तो 0/0 फॉर्म तो बन रही है। अब चाहो तो इसको लॉन्ग टर्म डिवीजन से करो, बाइनोमियल भी लगा सकते हो, पर बाइनोमियल में आपको वीडियो के अगले हिस्से में डिटेल में सवाल लेंगे। आप एक सिंपल सा फैक्टराइजेशन है उसको यूज कर सकते हो। क्या, x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n, x रेज़ टू पावर n माइनस 1 x n माइनस 2 a x n माइनस 3 a स्क्वायर, x पे से कम होती जा रही है, a पे बढ़ती जा रही है, अल्टीमेटली सारी पावर 5 पक गई n माइनस 1। थोड़ा सा अनफेमिलियर लग रहा है आपको तो आप क्यूब वाला याद करो, a क्यूब माइनस बी क्यूब, 9th क्लास की आइडेंटिटी। ठीक है, इक्वल टू, इसके बीच में एक फैक्टर और लगाना था मेरे को, x माइनस ए। ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन ये बनेगा x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू x माइनस a इंटू ये सारा। ठीक है, आई होप आप ऑब्जर्व कर पाओगे। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, x माइनस a, 3 है 2 से चालू करोगे, x स्क्वायर x a प्लस a स्क्वायर, तो ये तो ऑलरेडी फेमिलियर है, तो इसको लगा सकते हो आराम से। पीछे की चीज़ जीपी है, एन टर्म्स की सम निकालते तो यही बनती है, x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n अपॉन x माइनस, ऐसा ही बनता है। जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दो, और सीक्वेंस एंड सीरीज अगर नहीं आती है तो उसका भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट का पूरा सारे अच्छे सारे टॉपिक कवर किए, बेसिक से लेकर जे एडवांस तक देख सकते हैं आप। ओके, तो मैं अगर यही चीज़ का यहाँ पे यूज़ करूँ, डेफिनेटली काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म का, उसको मैं भी प्रॉपरली डिराइव करूँगा इसी के लिए इन जनरल।
तो पहले इसी से देखो ये क्या बना मेरे पास, x माइनस टू, अंदर क्या बन जाएगा, x रेज टू पावर 4, एक्स क्यूब इंटू टू, एक्स स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर, एक्स इंटू टू क्यूब प्लस टू रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। कैंसिल करा दिया, 2 raised to power 4, 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 how many times? 5 times. ओके 80 आंसर आ गया। अब इसी चीज़ को फॉर्मुलाइज करते हैं हम, तो हमारी पहली स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा किस तरह से लिमिट को अप्रोच किया जाता है, क्या फिलोसफी होती है उसके पीछे। सिर्फ फॉर्मूला रटने जैसा नहीं है, इस लिमिट को निकालना मेरे को। आप गैस कर पा रहे हो, जैसे ऊपर वाले सवाल में किया मैंने, 5 आगे आ गया, 2 रेज टू पावर 4 हो गया, तो सेम n आगे आ गया, a रेज टू पावर n माइनस 1 हो गया। सिंपल डेरिवेशन देखना चाहो, x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n, तो आपने एक्सपेंशन लिखा थोड़ी देर पहले जैसे लिखा वैसे ही, x रेज टू पावर n माइनस 1, x रेज टू पावर n माइनस 2, x पे से पावर कम होती जा रही है और आगे बढ़ते जा रहे हैं अपन, x raised to power 1, a raised to power n minus 2 and a raised to power n minus 1। टोटल पावर n minus 1 है, वो बढ़ती जा रही है। ऑब्वियसली बात है n minus 1 डिग्री की एक्सप्रेशन और ये 1 मल्टीप्लाई करके टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास n। तो आप डिवाइड करोगे x माइनस a से, लिमिट लोगे तो भाई ये पूरा मामला कैंसिल, n टर्म्स हैं। जैसे x की वैल्यू n डालूंगा, a raised to power n minus 1, a raised to power n minus 1, a raised to power n minus 1, how many times? n times। So the answer will be this। okay? तो ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अभी लगा के देखेंगे इस पे कुछ सवाल तो और क्लैरिटी आएगी किस तरह से इसको, और जिस जगह पे इस तरह की फॉर्म ना हो वहाँ पे भी कैसे अप्लाई करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, देखते हैं। ठीक है, चलो तो फिर अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्म सीख ली, तो बहुत सिंपल सवाल लगाते हैं, फिर इसका और बेसिक नेचर समझेंगे। x अप्रोच टू 2, x रेज टू पावर 7 माइनस 128 डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 3 माइनस 8। अब देखो x रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर n, नज़र तो आ रहा है मेरे को, दैट लिमिट x टेंड्स टू 2, दिस थिंग बिकम x रेज टू पावर 7, 2 रेज टू पावर 7 अपॉन x क्यूब माइनस 2 रेज टू पावर क्यूब 2 क्यूब। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो दिख रही है, x रेज टू पावर n, a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a, लिमिट x टेंड्स टू a भी दिख रहा है अपने को x माइनस a नज़र नहीं आ रहा, तो अपने को पता है डिवीजन लिमिट का पार्ट बना सकते हैं अपन। दोनों को क्या किया, x माइनस 2 से डिवाइड कर दिया, x रेज टू पावर 7, 2 रेज टू पावर 7, x माइनस 2, ये पूरा एक पोर्शन अलग हो गया, डिवाइडेड बाई x क्यूब 2 क्यूब डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ये पूरा अलग हो गया। तो दो अलग अलग लिमिट आ गई, n a रेज टू पावर n माइनस 1, n a रेज टू पावर n माइनस 1। सो ये हो गया मेरे पास 2 रेज टू पावर 4 ऊपर हो जाएगा, 7/3 इंटू 16। ओके, इस तरह से कर सकते हैं अपन, 112 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। एक और सिंपल सवाल देखो, x अप्रोच टू 1, x प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 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 एक्स रेज टू पावर 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ऑब्वियसली देख लो 0/0 फॉर्म बन रही है, 1 1 1 1 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1। अब दो अप्रोच अपने पास, या तो तुम इसमें जीपी का फॉर्मूला लगा दो, इसको सोल्व करो, उस तरह से अप्रोच करो। लेकिन अगर पीछे अगर ध्यान से देखो 100 दिया हुआ है, तो ये अपने आप पे हिंट है। इस 100 को क्या करता हूँ, एक एक करके सब में से घटा देता हूँ, क्या दिखेगा, x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस 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 एक्स रेज टू पावर 100 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, अब इन सबको अलग अलग सेपरेट कर दो, x माइनस 1 एक्स माइनस 1 ऑब्वियसली सीधा काट के 1 किया जा सकता है, पर मैं देखो इंडिविजुअली आपको पता है अगर फाइनाइट आंसर आ रहा हो तो सब में लिमिट अलग अलग कर सकते हैं। तो x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a, 1 की कोई भी पावर लगाओ फर्क पड़ता नहीं है। तो सब में एक तरह से आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर मैं सिंपल वे में लिखना चाहूँ तो r इज इक्वल टू 1 to 100 लिमिट
x टेंड्स टू 1, x रेज टू पावर r, 1 रेज टू पावर r अपॉन x माइनस 1 लिख सकते हो ऐसे। वैसे इंडिविजुअली देखना चाहो तो ये क्या हो रही है अपने पास, r आ जाएगा आंसर सिंपली। 1 की पावर तो कुछ भी लगा हुआ है, n की पावर n माइनस 1 लगाया तो 1 से लेकर 100 तक का सम कितना होगा मेरे पास 50-50। ठीक है, इस फैंसी तरीके से ना भी लिखो तो भी चलता है, दिखता है साफ साफ 1 + 2 + 3 अप टू 100 तक का सम हो रहा है। ठीक है, और देखो सिमिलर क्वेश्चन, x अप्रोच टू 1, रूट x लगते जा रहे हैं रूट पे रूट x और कर देता हूँ 5 बार लगा देता हूँ, रूट 3 4 और ये 5 -5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब ये देखो ये जो चीज़ है x रेज टू पावर हाफ की पावर हाफ मल्टीप्लाई होगी 1/4, हाफ इंटू हाफ, देखो पावर पे पावर जाती है तो मल्टीप्लाई होती जाती है 1/8, 1/16, 1/32। ओके, तो इस तरह से लिख सकते हो हाफ प्लस x रेज टू पावर 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 -5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। और जैसे ऊपर वाले सवाल में क्या था वैसे ही एक एक करके अगर माइनस कर दो -1 तो फिर ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन x रेज टू पावर 1/4 -1। इसी तरह से चलते जाओगे x रेज टू पावर 1/32 -1 अपॉन x माइनस 1। ओके, तो आप देख पा रहे हो कि भाई कि अपने पास ये जो n है, ठीक है, ये रैशनल इंडेक्स भी हो सकती है। तो जैसे ऊपर आंसर आया था पावर ही आएगी बेसिकली बाहर, n a की पावर n माइनस 1, a मेरा 1 है तो कोई सेंस नहीं लगाने का, तो n ही आंसर आएगा। तो n क्या है 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 एंड 1/32। सम अप कर दो इसको, जीपी बनाओ, नहीं तो सीधे सीधे भी कर सकते हो 32 सम लेके कितना हो जाएगा 16 + 8 + 4 + 2 + 1 डिवाइडेड बाई 32, 20, 10, 30, 1, 31, 31/32 अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। अब मैं थोड़ा इसको समझो कि हम फॉर्म क्या बना रहे हैं। लिमिट को देखो सिर्फ उसके फॉर्मेट से ही याद नहीं रखना होता है, बन क्या रहा है ये ऑब्जर्व करो। ये बन रहा है a रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन a माइनस a। जैसा x ऊपर है वैसे ही x नीचे है। तो अगर मैं क्या करता हूँ इसका आंसर लिखता हूँ आप n a रेज टू पावर n माइनस 1, इसको अपन स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। जब भी ऐसी फॉर्म दिखेगी तो बना दूंगा। मान लो x रेज टू पावर अल्फ़ा या किसी भी तरह का फंक्शन है, ठीक है, माइनस f रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन fx माइनस a। मोरलेस मैंने क्या किया x की जगह fx लेके आ गया। इस चीज़ को आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये fx चाहे जैसा भी हो, इफ़ लिमिट x टेंड्स टू अल्फ़ा किधर जा रही हो अपनी fx की लिमिट किधर जा रही हो a पे। तो देखो और मोरलेस फॉर्मेट तो वही बन रहा है ना, a रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन a माइनस a। जैसी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है वैसी चीज़ आपकी यहाँ पे भी लिखी हुई है, तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ। और थोड़ा बहुत बीच की चार्ट हो तो तुम fx को y से रिप्लेस करोगे, तो अगर x अल्फ़ा पे जाता है तो y किधर जाएगा a पे। तो यही सेम चीज़ क्या बन जाएगी y टेंड्स टू a y रेज टू पावर n a रेज टू पावर n अपॉन y माइनस a। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ आपको कि आप सब्स्टिट्यूशन करके भी इस फॉर्म में डायरेक्टली आ सकते हो। इस फंक्शन को छेड़छाड़ करने की अपने को ज़रूरत नहीं है, खोलने की, पावर निकालने की या कुछ और करने की। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मैंने लिखा मान लो x टेंड्स टू 2, x + 1 रेज टू पावर 4 माइनस 81 अपॉन x माइनस 2। तो साफ दिख रहा है 3 रेज टू पावर 4 81 और ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो मेरे को देखो ये लगा x + 1 3 रेज टू पावर 4। क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ x = 2 x + 1 रेज टू पावर 4 81, नीचे क्या कर दूँ एक जोड़ दिया और एक घटा दिया,
तो मेरा ये फॉर्मेट बन जाता है x प्लस वन रेस्ट टू पावर 4, 3 रेस्ट टू पावर 4, x प्लस वन माइनस 3। तो इस चीज़ को अगर आप y बोल दोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही कि नहीं बन रही अपनी, y रेस्ट टू पावर 4, 3 रेस्ट टू पावर 4, y माइनस 3, और y किधर भागेगा, x अप्रोच टू 2 पे 3 पे भागेगा। तो अपन सीधा लिख देते हैं इसको, ये क्या बन जाएगा 4, 3 रेस्ट टू पावर 3। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, और देखते हैं एक एग्जांपल से और समझते हैं इस चीज़ को कैसे और अच्छे से अप्लाई कर सकता हूँ मैं। मान लो मैंने आपको दिया लिमिट x टेंड्स टू 2 एंड x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। ओके, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 होल रेस्ट टू पावर 5 माइनस 32 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो देख लो आप 0/0 फॉर्म बन रही है इसके अंदर। यहाँ पे x को 2 पुट करोगे तो ये 2 बन जाता है, 2 रेस्ट पावर 5 माइनस 32 0, और नीचे भी ये 2 इसका कॉमन फैक्टर है तो ये भी 0 हो जाएगा। अब जैसे मैं पावर वाली चीज़ देखता हूँ ना, ये जो हिंट क्या होता है इसको लगाने का कि ये 2 रेस्ट टू पावर 5 टाइप की चीज़ है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, कैसे लिख रहा हूँ ऑब्जर्व कीजिए आप, x अप्रोच टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 रेस्ट टू पावर 5 माइनस 2 रेस्ट टू पावर 5। नीचे मैंने क्या किया, देखो ये y माइनस वाई रेस्ट टू पावर 5 2 रेस्ट टू पावर 5 है, मैं y माइनस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस 6 माइनस 2, ठीक है, इससे ऊपर नीचे अपन ने कर दिया मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 माइनस 2, और डिनोमिनेटर जो पहले से था वो थोड़ा सरका के लिख दिया, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। पर मज़े वाली बात क्या हो गई, y रेस्ट टू पावर 5 माइनस 2 रेस्ट टू पावर 5 अपॉन y माइनस 2। तो ये तो सीधी सीधी स्टैंडर्ड बन गई। तो ये तो मैं अलग कर सकता हूँ ना, फाइनाइट आंसर आ रहा है नॉन जीरो। तो 5 2 रेस्ट टू पावर 4, बची हुई लिमिट मेरी क्या हो गई, x रोज टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। फैक्टर बन रहे ऊपर x माइनस 2 होल स्क्वायर, नीचे x माइनस 2 x माइनस 1। एक काट पे दोगे तो एक x माइनस 2 बच रहा है, तो अल्टीमेटली आंसर मेरा क्या हो जाएगा 0। तो 0 इंटू समथिंग इज 0। ठीक है, तो जो काम की चीज़ है ना हमारे लिए इंटरेस्टिंग वो ये है कि आपका सेम फंक्शन आप नीचे बना दो, इस ये वाली स्टैंडर्ड लिमिट बनाने की कोशिश करो तो डायरेक्ट आंसर लिख पाओगे तुम n a रेस्ट टू पावर n माइनस 1। ठीक है, y रेस्ट टू पावर 5 2 रेस्ट टू पावर 5 अपॉन y माइनस 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ताकि ये हिस्सा क्या हो जाए अपना स्टैंडर्ड डायरेक्ट लिख पाएंगे अपन। ओके, तो इस पे बेस कुछ सवाल लगा लो। अब देखो रैशनलाइजेशन का कैसे यूज़ करते हैं हम। एक सिंपल से सवाल से स्टार्ट करता हूँ, x अप्रोच टू 0 स्क्वायर रूट x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x। ओके, 0/0 फॉर्म बन रही है। अब मैं अभी स्टार्टिंग में आपके सवाल में सारे स्टेप करके दिखा रहा हूँ, पर आप ऑब्जर्व करना कि वो स्टेप करते क्या है, ताकि आप उनको अपन स्किप कर पाए। तो मोर लेस ऊपर देखो a माइनस बी लिखा हुआ है, तो आप रैशनलाइजिंग के लिए क्या करोगे, a माइनस बी ऊपर है तो a प्लस बी करोगे। ओके, ठीक है, ऊपर क्या बन गया अभी, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 माइनस 1 x स्क्वायर रूट x प्लस 1 प्लस 1। कैंसिल कैंसिल x x कैंसिल, अब x को 0 डाल दो तो क्या बन जाएगा 1/2। अब ऑब्जर्व करो ये 0/0 फॉर्म बनी कैसे थी, ये बनी थी 1 माइनस 1 से। तो ऑब्वियसली बात आप किससे रैशनलाइज कर रहे हो इसको, 1 प्लस 1 1 प्लस 1। तो ऊपर का जो पार्ट है वो तो अपना किस काम आ रहा है, रैशनलाइजेशन बनाने में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे वाले का तो कोई रोल नहीं है ना, तो मैं डायरेक्टली सवाल को क्या कर सकता था कि 1 माइनस 1 है, ऊपर नीचे 1 प्लस 1 1 प्लस 1 करूँगा तो नीचे का 1/2 सीधे बाहर निकाल के रख देता हूँ और ऊपर वाले टर्म को डायरेक्ट रैशनलाइज कर देता हूँ, तो आप सीधे बोल देते 1/2। प्रोसेस सारी यही हुई है, बस लिख कम रहे हैं। थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो ये चीज़ आराम से हो पाएगी अपन से। 2-4 इजी एग्जाम्पल्स देखते हैं
तो और क्लैरिटी आएगी। मान लो मैंने लिखा 3 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ओके, अब देखो 2 डाल रहे ऊपर 3 माइनस 3 बन रहा है, नीचे भी क्या बन रहा है मेरे पास, ये क्वाड्रेटिक 0 हो रही है। अब ये क्वाड्रेटिक के फैक्टर बन रहा है आराम से। हमेशा पुट करके देखो फॉर्म किस तरह से बन रही है, 0/0 बन रही है, कौन कौन से फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके अंदर। अब देखो आप, अब मैं ये क्या है 3 माइनस 3, तो अब रैशनलाइजिंग के लिए क्या करोगे, बीच में प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। वो क्या है बेसिकली 3 प्लस 3, तो ऊपर वाला 3 प्लस 3 तो आ रहा है रैशनलाइजेशन के काम। ओके, तो वो क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे का 3 प्लस 3 बाहर निकाल लिया, एक्स माइनस 2, और इसमें आप 2 डायरेक्टली पुट करोगे तो 1 ही बन रहा है कि नहीं। तो प्रोडक्ट के अंदर नॉन जीरो फाइनाइट लिमिट आ रही है तो अपन साथ साथ बाहर निकालते हुए लिखेंगे ताकि अपने को कम से कम लिखना पड़े। ठीक है, पैटर्न देखो 3 माइनस 3, तो 3 प्लस 3 3 प्लस 3, तो ये चीज़ क्या बन गई अपने पास 1/6 लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर क्या बन गया 2 माइनस एक्स, नीचे हो गया x माइनस 2, तो फाइनल आंसर दिख रहा है -1/6। ओके, अब देखो इसी सवाल को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूँ तो आप देख पाओगे ये क्या लिखा हूँ मैं 3 माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 7 एंड 14 प्लस एक्स माइनस 4। देखो 2 डालने में 0/0 फॉर्म बन रही है, तो ये क्या है 3 माइनस 3, रैशनलाइज करने के लिए ऊपर 3 प्लस 3, इधर भी 3 प्लस 3, उस एक्सप्रेशन की मैं डायरेक्ट वैल्यू क्या बन रही वो लिख रहा हूँ। वो एक्सप्रेशन आपको ऑलरेडी पता है कि a माइनस बी तो a प्लस बी कैसे लिखा होगा। अगर नीचे क्या बन रहा है 4 माइनस 4, तो मैं क्या करूँगा 4 प्लस 4 4 प्लस 4, ये रैशनलाइजेशन में गया, ये रैशनलाइजेशन में गया, तो बाकी सारा चीज़ तो फाइनाइट है, बाहर निकाल सकते हो। ऊपर से 8 बाहर आ गया, नीचे से 6 बाहर आ गया, ओवरऑल क्या बचा, ऊपर बन गया मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9 माइनस एक्स प्लस 7, नीचे भी बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 14 प्लस एक्स माइनस 16। तो देख पा रहे हो ऊपर 2 माइनस एक्स है, नीचे एक्स माइनस 2 है, तो -1 आंसर निकलेगा इससे, तो -4/3 डायरेक्ट ऐसे लिखा जा सकता है। तो इस प्रोसेस को पकड़ने की कोशिश करो, रैशनलाइजेशन में हो क्या रहा है। एक और एग्जांपल, वीडियो पॉज करके डायरेक्ट गैस करने की कोशिश करो आंसर क्या आएगा। ओके, x अप्रोच टू 3 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 19 माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, तो 2 3 प्लस 1 2 माइनस 2 4 माइनस 4, तो आप क्या करोगे 2 माइनस 2 है 2 प्लस 2 2 प्लस 2, 4 माइनस 4 है 4 प्लस 4 4 प्लस 4, ये रैशनलाइजेशन में आया, ये भी रैशनलाइजेशन में आया। बाकी सब कॉन्स्टेंट्स को आप रिमूव कर दो, ऊपर से आ गया 8, नीचे से आ गया 4, और ये सारा एक्सप्रेशन बना क्या 3, ऊपर बन गया मेरे पास 4 माइनस एक्स प्लस 1, नीचे बन गया 19 माइनस एक्स माइनस 16, 3 माइनस एक्स ऊपर भी है 3 माइनस एक्स नीचे भी है, तो ये 2 आंसर हो गए डायरेक्टली। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं। ओके, चलो और सवाल करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 7 x प्लस 1 रेज टू पावर 1/3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 7। ओके, अब इसमें 2 तरीके हैं देखने के। एक तो अपनी पुरानी वाली स्टैंडर्ड फॉर्म से उसका भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है 8 की पावर 1/3 है। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको, x अप्रोच टू 7 x प्लस 1 रेज टू पावर 1/3 माइनस 8 रेज टू पावर 1/3, दिख रहा है y रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n, और नीचे वाली चीज़ को मैंने क्या लिख दिया x प्लस 1 माइनस 8, एक जोड़ के एक घटा दिया, तो डायरेक्ट देख पा रहे हो x रेज टू पावर n a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a, x की जगह मेरे पास क्या चल रहा है x प्लस 1, तो फॉर्म पकड़नी होती है अपने पास। ये क्या 8 रेज टू पावर 1/3 माइनस 8 रेज टू पावर 1/3 अपॉन 8 माइनस 8, तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ n
ए रेज टू पावर n माइनस वन, ठीक है। 1/3 माइनस वन करोगे तो 2/3 हो जाएगा। तो ये मेरे पास मोरलेस कितना हो गया, 1/12 हो जाएगा। ओके, दूसरा तरीका और क्या कर सकते थे, एक चीज़ देखो, ये 1/3 पावर कैसे घटेगी, क्यूब कराने से। तो मान लो मेरे पास अल्फा माइनस बीटा लिखा हुआ है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा बीटा स्क्वायर से। ये चीज़ क्या बन जाएगी, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। और ऑब्जर्व करो ये अल्फा माइनस बीटा है क्या, ये है 2 - 2। जो भी लिमिट तुम पुट कर रहे हो उस पर क्या बन रहा है, 2 - 2। तो आपने इफेक्टिवली किससे मल्टीप्लाई किया, ऊपर 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर से, ठीक है। ये वैल्यू है तो नॉन जीरो फाइनाइट, तो आप पहले से ही पता कर दो कि वैल्यू बनने कितने वाली है, x बराबर 7 पे। तो मेरे को पता है कि ये एक्सप्रेशन 2 - 2x = 7 पे, तो बाकी सब क्या होने वाले हैं, इसी तरह से ही जाएंगे। तो मैंने यही चीज़ की है, ऊपर नीचे इसको थोड़ी देर के लिए अल्फा बोलो, इसको बीटा बोलो, और ऐसे मल्टीप्लाई करो। तो ऊपर क्या बन जाएगा, अल्फा क्यूब मतलब x+1 माइनस बीटा क्यूब -8, नीचे x - 7 चल ही रहा है। तो ऊपर वाली चीज़ तो रैशनलाइज करने में काम आ गई, बॉटम वाली चीज़ क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी है 4 + 4 + 4। ये देखो पूरा कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 1/12। घबराने की बात नहीं, इसमें कुछ भी, मैंने सिर्फ क्या किया है, इस एक्सप्रेशन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। तो ऊपर तो किसके काम आ गया, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब बनाने के। बाकी इसकी एक्स की वैल्यू 7 डालने पर लिमिट क्या बनने वाली है, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। तो थोड़ा सा एक सोचने में हल्का सा डिस्कम्फर्टिंग हो सकता है शुरुआत में, पर जैसे एक बार पकड़ लोगे तो लिमिट का आंसर ओवरऑल निकालने लगोगे बिना एलोपिटल या कोई ट्रिक निकाले। ये सीखना जरूरी है ओवरऑल मैथ को अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो दोनों तरीके से अपन ने देख लिया इसको। अब एक बाइनोमियल जैसी चीज़ भी है, वो कैसे काम में लेते हैं। तो पहले तो आपने देखो बाइनोमियल थ्योरम का एक सिंपल एक्सपेंशन लिखूं, आप कैसे लिखते थे, NC0 NC1x NC2x² NC3x³ प्लस 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 NCn x⁴n। अब ये तो किसके लिए लिखते थे अपन, नेचुरल इंडेक्स के लिए। अगर मैं कोई भी रैशनल इंडेक्स यूज करूँ, अगर कोई भी रैशनल इंडेक्स, ये n कुछ भी हो सकता है, तो खोलना तो आपको ऐसे ही है, पर आप NCR नहीं लिखोगे, NCR को खोल के लिखोगे। आपको पता है कि NC2 कैसे लिखते हैं, 2 घटते फैक्टर ऊपर नीचे 2 × 1, सेम एस NC3 n n-1 n-2 3 घटते फैक्टर ऊपर नीचे 3 to 1। तो वही चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, 1 प्लस NC1 n ही होता है x, NC2 को आप क्या लिखोगे n-1 डिवाइडेड बाई 2x², NC3 n n-1 n-2 डिवाइडेड बाई 3 to 1, ओके, x³ एंड सो ऑन, ये चीज़ चलती जाएगी। अभी कहाँ तक एक्सपेंड करना है वो आपको पता लगेगा, डिनोमिनेटर में मेरे को कितना कैंसिल करना है। अगर x तक ही कैंसिल करना है तो यहीं तक एक्सपेंड करो, क्योंकि बाकी बची हुई टर्म्स में अगर x बचता है अप्रोच टू 0 पे, वो अपने आप 0 पे चली ही जाएंगी। और एक खास बात आपको ध्यान रखनी की, बाइनोमियल एक्सपेंशन कब लगेगा, जब मोड x की वैल्यू 1 से छोटी हो, तभी लगाना है, अदरवाइज ये नहीं लग पाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर मैं अभी जो सवाल करवाया उसी में अप्लाई करूँ इसको, तो कैसे करोगे आप, आपके दिमाग में आए कि भाई मैं अभी बाइनोमियल लगा दूँ तो ब्लंडर हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी, पर यहाँ पे तो x की वैल्यू 7 के आसपास है। तो फिर कैसे करेंगे अपन, हम x को पुट कर देते हैं भाई क्या 7 + h या 7 - h, जैसे भी आपका मन करे, LHL या RHL जो भी निकालना चाहो, अलजेब्रिक फंक्शन है, LHL RHL आराम से निकलेगी इसकी। तो h अप्रोच टू 0 हो गया, 7 + h का मतलब क्या हो गया 8 + h raised to power 1/3 - 2 upon 7 + h - 7 h हो गया। ओके, ऊपर से 8 कॉमन निकाल लो। अब देखो ऊपर पावर कितनी 1/3, तो 2 बन के निकलेगा, तो 2 पूरा ही बाहर निकाल देता हूँ। अंदर का सीन हो गया h अप्रोच टू 0, ये हो गया 1 + h/8 raised to power 1/3 - 1 डिवाइडेड बाई h। अब सुंदर हो गई, क्या बन गया 1 प्लस वो x जैसी चीज़ आ गई जैसे मेरे को एक्सपेंशन के लिए चाहिए, और साथ के साथ h अप्रोच टू 0 तो 1 से छोटा भी है, तो हम आराम से एक्सपेंड कर सकते हैं। और कहाँ तक करोगे, सिर्फ यहाँ तक, एक टर्म तक। क्यों, बॉटम में सिर्फ आप h ही कैंसिल कर सकते हो, आयर टर्म जो होंगी ऊपर h² h³, एक h कैंसिल होने के बाद कुछ ना कुछ h तो बचेगा, तो अप्रोच टू 0 को अपना ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगी 0 की तरफ ही हो जाएंगी।
तो इसलिए जब भी अपन ये बाइनोमियल या सीरीज वगैरह का यूज़ करते हैं तो दिमाग में रखो कहाँ तक एक्सपेंड करना है। तो 1/3 आगे आ गया n के रूप में h/8 -1 डिवाइडेड बाई h। 1 से 1 कैंसिल, h से h कैंसिल, 2 इंटू 1/24 1/12। तो सेम क्वेश्चन मैंने 3 तरीके से किया, स्टैंडर्ड फॉर्म, बाइनोमियल और अपना नॉर्मल रैशनलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है। तो आपको कौन सा इस्तेमाल में लेना है, इस क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म से सीधा ओरली दिख ही रहा था तो ऑब्वियसली वही यूज़ करोगे। मेथड की प्रैक्टिस करवाने के लिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया इसको। तो अब देखो सवाल करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x रेज टू पावर 1/3 माइनस 1 प्लस x रेज टू पावर 1/4 डिवाइडेड बाई x। 0/0 फॉर्म बन रही है और ये चीज़ 1 से छोटी, ये चीज़ 1 से छोटी, तो मैं सीधा बाइनोमियल अप्लाई कर दूँ। और कहाँ तक एक्सपेंड करोगे, सिर्फ x तक, क्योंकि नीचे x तक ही कैंसिल कर सकते हो। तो ये हो गया 1 प्लस nx, ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, 1 प्लस nx डिवाइडेड बाई x, कैंसिल कैंसिल, x भी कैंसिल हो जाएगा, 1/3 माइनस 1/4 1/12। ओके, अगर मैं इसको एक और तरीके से कर सकता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म से, कैसे देखो ध्यान से, x प्लस 1 रेज टू पावर 1/3 -1 किया और +1 किया, और +1 को देखो लिख कैसे रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन करके यहाँ -1, देखो ब्रैकेट ओपन करोगे तो +1 बन जाएगा, -1 +1, नीचे क्या किया, x को भी लिख दिया, x प्लस 1 -1 x प्लस 1 -1। क्या हुआ इससे, ये चीज़ तुम्हारे y बन गई, y रेज टू पावर n -1 अपॉन y -1, y रेज टू पावर n -1 अपॉन y -1। ठीक है, और y कहाँ पे जा रहा है, अपना 1 की तरफ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई ना, n a रेज टू पावर n -1, a 1 ही है तो फर्क नहीं पड़ रहा, n a रेज टू पावर n -1 a 1 ही तो फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये भी आंसर क्या आ गया, 1/12। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ कैसे किया और बाइनोमियल का यूज़ कैसे किया आप देख पा रहे हैं। ओके, तो दोनों मेथड्स पे थोड़ा गौर करना है। एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको और क्लैरिटी आएगी। x अप्रोच टू 1 x प्लस 7 रेज टू पावर 1/3 माइनस 3 प्लस x रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो देख लो ऊपर 2 - 2 नीचे 1 - 1, तो 0/0 फॉर्म तो ये है। बायनोमियल इसमें डायरेक्टली लगा नहीं पाओगे, तो ध्यान रखना कि 1+ वाली फॉर्म बनानी है और उसमें जो वेरिएबल वो भी 1 से छोटा होना चाहिए। तो अगर लगानी है तो मैं क्या कर दूँ, x को रिप्लेस कर देता हूँ 1 + h से। ठीक है, RHL निकाल ले तो रियल जैब्राइक फंक्शंस हैं, रूटीन फंक्शंस, इसमें LHL RHL दोनों बराबर ही आएंगे, इसलिए मैं एक ही साइड की निकाल रहा हूँ। ये हो जाएगा h अप्रोच टू 0 1 + h पुट किया तो 8 + h रेज टू पावर 1/3 माइनस ये हो गया 4 + h रेज टू पावर 1/2 1 + h - 1, ये हो गया h। 8 कॉमन खींच लेता हूँ अंदर से, 4 कॉमन खींच लेता हूँ, पावर देख लो 1/3 है 1/2 है, तो 8 रेज टू पावर 1/3 2, 4 रेज टू पावर 1/2 2, 2 दोनों में से पूरा ही बाहर खींच लिया अपन ने। क्या बन गया ये 1 + h/8, देख पा रहे हो पावर ऊपर 1/3 है, माइनस 1 + h/4 1/2 डिवाइडेड बाई h। अब बाइनोमियल लगा सकते हो आराम से, क्योंकि वैल्यू क्या 1 से छोटी है, तो 2 टाइम्स फिर कहाँ तक एक्सपेंड करोगे, सिर्फ एक ही बार h तक, h रेज टू पावर 1 तक एक्सपेंड करना है, क्योंकि नीचे h तक ही कैंसिल कर पाओगे। उतारा नीचे तो हो गया h/24 -1 -h/8 ओके डिवाइडेड बाई h। 1 से 1 कैंसिल, h से h कैंसिल, तो फाइनाइट बनने के बाद क्या बनाए 1/24 माइनस 1/8, 24 LCM काटूंगा तो 12 हो जाएगा। ये हो रहा है 1 - 3 -2 -1/6। ओके, अब इसी चीज़ को अगर थोड़ा और दिमाग लगाएं, हमने जो थोड़ी देर पहले किया वैसे अगर कुछ किया जा सकता है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई जा सकते है कि इसके अंदर रेज टू पावर 1/3 3 + x रेज टू पावर 1/2 अपॉन x - 1 चल रहा था। मैंने वही कोशिश करी +1 - 1 करने की और अलग अलग डिवाइड करने की, ये क्या बन गया
+1 -1 ही करेंगे, इसमें करेंगे अपन 2, ठीक है। रेस्ट टू पावर 1/3, तो ये 2 से आ रहा है ना, 2 बन रहा है, तो मेरे को +2 -2 करना पड़ेगा। -2 किया, +2 किया, ब्रैकेट कॉमन लेके लिख रहा हूँ, यहाँ -2 देख पा रहे हो, माइनस माइनस +2 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x -1। दोनों को अलग अलग डिवाइड करता हूँ और ऑब्जर्व करना मैं स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे तैयार कर रहा हूँ। लिमिट x अप्रोच टू 1, ये चीज़ क्या है, ये मैनिपुलेशन ही अपने पूरे कैलकुलस का आधार है, ये करना सीखना बहुत ज़रूरी है। 2 को मैंने क्या लिख दिया, 8 रेस्ट टू पावर 1/3, देख लो 8 रेस्ट टू पावर 1/3, 8 रेस्ट टू पावर 1/3, x रेस्ट टू पावर n माइनस a रेस्ट टू पावर n वाली फॉर्म बन रही है। नीचे क्या लिख दिया, x + 7, 7 जोड़ दिया और 7 घटा दिया। पीछे भी यही चीज़ कर रहा हूँ, 3 + x रेस्ट टू पावर 1/2 माइनस 2 रेस्ट टू पावर 4 रेस्ट टू पावर 1/2। 2 को क्या लिख दिया, 4 रेस्ट टू पावर 1/2, ताकि 4 - 4 दिख रहा है, 4 रेस्ट टू पावर हाफ, 4 रेस्ट टू पावर हाफ, और 3 जोड़ा और 3 घटा दिया, बन गई ना फॉर्म। y रेस्ट टू पावर n, a रेस्ट टू पावर n, y - a, और सेम सी पीछे है, तो आंसर क्या आएगा, n a रेस्ट टू पावर n -1, दैट इज -2/3, n a रेस्ट टू पावर n -1, दैट इज -half, सो दिस इज 1/3, ये नीचे हो जाएगा मेरे पास 1/4, 1/2 ये नीचे हो जाएगा मेरे पास 1/2, तो 1/12 माइनस 1/4, सो दिस इज -2/12, अगेन -1/6 आंसर आ गया। तो दोनों तरीके से इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि अपने मेथड प्रैक्टिस करना है किस तरह से अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब इसी में ही थोड़ी सी एक अलग चीज़ है कि जब हम फंक्शन, अभी हम पढ़ तो रहे अलजेब्रिक लिमिटिंग, पर ऑब्जर्व करना कि देखने में ट्रिग्नोमेट्रिक दिखता है, पर अब हम कैसे अप्लाई करते हैं, -1 + cot cube x डिवाइडेड बाई cot cube x + cot x, cot cube x + cot x -2। अब ऑल्दो देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पर ये पूरी एक्सप्रेशन देखो, पूरी एक्सप्रेशन क्या है, एक तरह से फंक्शन ऑफ cot x है, तो क्यों ना cot x को रिप्लेस करके मैं कुछ लिख दूँ t, आसान है, क्योंकि जैसे x π/4 पे जाएगा ये t किधर भाग जाएगी 1 पे, तो पूरी लिमिट चेंज हो गई हमारे पास, फेमिलियर हो गया मैं इसके साथ, t अप्रोच टू 1, ऊपर हो गया t³ -1, नीचे हो गया t³ + t -2, t -1 दोनों में दिख रहा है मेरे को, इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करना पड़ेगा, ऊपर वाली तो फैक्टराइज हो ही रही है a³ - b³ से, t -1 t² + t + 1, बॉटम देखो इसको फैक्टराइज करूँ t³ t -1 है ना कॉमन फैक्टर, तो डिग्री मैच कराने t² से मल्टीप्लाई किया, ऊपर है नहीं तो वापस t² ऐड करना पड़ेगा, फिर t से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, प्लस t था -t कर दिया तो मेरे को +2t करना पड़ेगा। देख लो t -1 t -1 t -1 कॉमन, अंदर क्या बचेगा t² + t + 2, ये कैंसिल, अब t की वैल्यू 1 डाल दो, 1 1 1 1 1 2, 3/4 मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो ऑब्जर्व करो कि पूरा जो एक्सप्रेशन वो cot x का ही बना हुआ है कि नहीं। ऐसे ही एक सवाल और करता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 2 raised to power x plus 2 raised to power 3 minus x minus 6 divided by square root 2 raised to power minus x minus 2 raised to power 1 minus x। अब देखो ये चीज मेरी कितनी है, हाफ, ये भी क्या मेरा हाफ माइनस हाफ 0, 4 + 2 6 - 6 0, 0/0 फॉर्म तो है। अब इसको रिजोल्व कैसे करोगे, अभी हमने एक्सपोनेंशियल लिमिट वगैरह नहीं पढ़ी है, पर पढ़ने की अभी हाल फिलहाल जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा एक्सप्रेशन क्या है, फंक्शन ऑफ 2 की पावर x, तो क्यों ना इसी चीज को क्या मान लिया जाए t, अगेन x 2 पे जाएगा तो t किधर जाएगा 4 पे, तो लिमिट चेंज कर देता हूँ, लिमिट t टेंड्स टू 4, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2 raised to power x जगह क्या गया t, 2 raised to power 3 8
माइनस एक्स पावर है तो डिनोमिनेटर लिख देता हूँ टी माइनस 6, इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव पावर नीचे ले लिया, अंडर रूट टी माइनस 2/t, एलसीएम वगैरह लो तो ये क्या बन गया, लिमिट टी अप्रोच टू 4, ऊपर हो गया टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8 डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया, रूट टी माइनस 2, दोनों का बॉटम टी है तो कैंसिल कर दिया, ऊपर देखो फैक्टराइज हो रही है, ये हो रहा है टी माइनस 2 एंड टी माइनस 4, नीचे रूट टी माइनस 2, तो मेरा 0/0 तो इसी से बन रहा है ना, लिमिट टी अप्रोच टू 4 कराऊंगा तो ये तो सीधे सीधे 2 ही बन रहा फाइनाइट, तो इसको तो बाहर निकालो कम से कम, और अंदर वाला एक्सप्रेशन फैक्टराइज कर दो, क्या बन गया, रूट टी माइनस 2 रूट टी प्लस 2, देख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट टी का होल स्क्वायर लिख दिया इसको, रूट टी माइनस 2 कैंसिल, 4 डाला 2 और 2 4 दूनी 8, ये मेरा फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको अप्रोच कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेना चाहो तो लिमिट ये भी देख लो, x अप्रोच टू 0 कोस x रेज टू पावर 1/3 माइनस कोस x रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x। अब देखो ध्यान से, तो ये पूरी चीज़ कोस x का फंक्शन है, कैसे, साइन स्क्वायर को लिख दूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर x, उसमें भी a प्लस बी ए माइनस भी लगाया जाए तो काम की बात खाली 1 माइनस कोस एक्स है, क्योंकि 1 प्लस कोस एक्स 0 पे 1 + 1 2 हो जाएगा, तो पहली बार लिख रहा हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ को, 1 माइनस कोस स्क्वायर a माइनस बी ए प्लस बी की वैल्यू 1/2 थी, पहले ही चिपका दी बार, और ये बन गया कोस एक्स रेज टू पावर 1/3, प्रोडक्ट में कर सकता हूँ अलग, हमेशा नॉन जीरो फाइनाइट लिमिट आनी चाहिए, 1/2 है यहाँ पे, नीचे 1 माइनस कोस एक्स। अब मैं कोस एक्स को टी मान लेता हूँ, तो आपको पता है क्या करना है, जब एक्स 0 पे जाएगा तो कोस एक्स की वैल्यू 1 हो जाती है, मतलब टी अप्रोच टू 1, इसको लिख सकता हूँ मैं टी रेज टू पावर हाफ माइनस टी रेज टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाई टी माइनस 1, ऊपर नीचे दोनों से माइनस कॉमन ले लिया, अब टी को रिप्लेस कर दो 1 प्लस एच से, तो ये ऊपर जो सवाल करके आया तो उसी तरह की कुछ चीज़ बन जाएगी, 1/2 1 प्लस एच 1/3 डिवाइडेड बाई एच, बाइनोमियल लगा सकते हो, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, और 1 तक एक्सपेंड करना है, नीचे एच ही है, तो 1 प्लस h/2 माइनस 1 h/3 डिवाइडेड बाई एच, 1 से 1 कैंसिल, एच से एच कैंसिल, 1/2 माइनस 1/3 हो गया मेरे पास 1/6, 1/2 ऑलरेडी बाहर पड़ा हुआ है, तो 1/12 आंसर आ जाएगा लिमिट का। ओके, कितना आंसर आ जाएगा 1/12। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी। अब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म और बता देता हूँ आपको, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अलजेब्रिक में, या 0 × इन्फिनिटी, पहले इस पर कुछ सवाल लगा लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन फॉर्म्स पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं अलजेब्रिक लिमिट्स रिलेटेड। आपको पता है सब की सब 0/0 में ट्रांसफॉर्म की जा सकती हैं, उस तरह से डील कर सकते हो, पर बहुत इजी होता है इनको मैनेज करना। जैसे स्पेसिफिकली अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की बात करूँ तो हमने ऑलरेडी देखा भी है इसके बारे में, फंक्शंस वगैरह में असिम्प्टोटिक बिहेवियर बनाते टाइम मैंने कुछ चीज़ें पर डिस्कस किया, ये सबसे बड़ी पावर को बाहर खींचते हैं। तो मोर लेस ऐसे 2-3 सिंपल क्वेश्चन करके बताऊँ आपको, x अप्रोच टू इन्फिनिटी, ओके, 3x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4x³ माइनस x प्लस 7, ये है। तो फंडा बिल्कुल सेम है, अपन क्या करने वाला है, सबसे बड़ी पावर को बाहर खींचेंगे, ओके, सबसे बड़ी पावर को बाहर ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x³ ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी पता लग जाएगा, 2/x प्लस 1/x² प्लस 5/x³ डिवाइडेड बाई, फिर से x³ कॉमन खींचा, 4 माइनस x² प्लस 7/x³। अब एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये सारी चीज़ें किधर भागे, 0 की तरफ, 0 की तरफ,
जीरो की तरफ, अगेन जीरो की तरफ, जीरो की तरफ, ये कैंसिल हो गया। तो ले देंगे, बचा क्या मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3/4। देख पा रहे हैं आप। और अगर मैं ऐसा बोल दूं, एक सिंपल सवाल और लो जिससे और क्लैरिटी आए अपने पास। x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ऊपर मान लो मेरे पास x² -3x + 7, ओके, डिवाइडेड बाई नीचे x³ है 3x³ + 4x - 1। ऊपर तो हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, नीचे x³ है, कॉमन खींच भी लिया 1 - 3/x + 7/x², बॉटम हो गया x³ 3 + 4/x² - 1/x³। ठीक है कि भाई कि ये बात कि ये चीज़ जीरो पे चली जाएगी, ये चीज़ जीरो पे चली जाएगी, ये चीज़ भी जीरो पे चली जाएगी, ये चीज़ जीरो पे चली जाएगी, और कैंसिल करने के बाद मेरे पास एक x तो बचेगा ही, और इन्फिनिटी पे जाओगे तो आंसर किधर चला गया, जीरो की तरफ। कोई दिक्कत, 1/∞ क्या हो गया मेरे पास, जीरो। तो तीसरी सिचुएशन तो अपने आप गैस कर सकते हो, अगर मैं इसको रिवर्स कर देता तो ऊपर x बचता, तो उस केस में आंसर किधर भाग जाता है, इन्फिनिटी की तरफ। तो एटलीस्ट मैं पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल में तो ये चीज़ कमेंट कर ही सकता हूँ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में, कि आपको सिर्फ क्या देखनी है, हाईएस्ट डिग्री देखनी है। अलजेब्राइक फॉर्म में क्या देखनी है, हाईएस्ट डिग्री दोनों की, px की भी और qx की भी। अगर वो इक्वल है, मान लेता हूँ px की डिग्री n1 है, इसकी डिग्री n2 है, n1 बराबर n2 है, ओके, हाईएस्ट डिग्री बेसिक डिग्री, हाईएस्ट पावर डिग्री बोलते हैं अपन, n1 बराबर n2 है, तो उस केस में अपने पास सीधा सीधा आंसर क्या आएगा, लिमिट होगी रेशियो ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट्स। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होता है वो, जैसे कि पहले केस में अपना आंसर क्या आ गया था, सीधे सीधे 3/4 x³ वाली टर्म्स का रेशो, बाकी सारी इग्नोर करो, देखने की जरूरत नहीं है। और अगर मान लो n1 छोटा रह जाता है n2 से, मतलब नीचे x बचेगा, तो इन्फिनिटी पे फेंकोगे x को, तो l किधर हो जाएगा, जीरो की तरफ। और अगर n1 बड़ा हो जाता है, ऊपर x बचेगा, तो l किधर चली जाएगी, इन्फिनिटी पर, मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, ये कुछ बेसिक रूल थे सबसे बड़ी पावर को बाहर खींचने का। तो चलो ऑब्जर्व करते हैं, सिंपल सवालों से स्टार्ट करें। x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ओके, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x² - 5x + 4 डिवाइडेड बाई x² - 8x + 12, ओके। सो ऊपर नीचे डिग्री बराबर है, तो सीधा सीधा आंसर 1 लिख दूं, कोई समस्या इसमें। और अगर मैं -∞ पे जाता तब भी आप यही बोलते, x² - 5x, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, हाईएस्ट डिग्री सेम है दोनों के, हाईएस्ट पावर, तो मैं लीडिंग कोफिशिएंट का रेशियो x² कोफिशिएंट देखूंगा, तो 1 ही आएगा आंसर। लेकिन अगर मान लो इस फंक्शन को अगर मैं f(x) बोल दूं और आपसे मैं दोनों में पूछूं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ब्रैकेट f(x), ये क्या आएगा। तो अब सोचो, ऐसे कॉमन सेंस से देखा जाए तो ऊपर वाला पहला पार्ट तो सेम है, यहाँ पे -x है, वहाँ पे -8x है, तो डिनोमिनेटर में से ज़्यादा घट रहा है, न्यूमिनेटर में से कम घट रहा है, इसका मतलब डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमिनेटर बड़ा है, तो ये आंसर क्या है, स्लाइटली मोर देन 1, मतलब ये जो आंसर 1 आ रहा है ये राइट साइड से आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि आप ब्रैकेट लोगे तो आंसर 1 ही रहेगा। और अगर मैं -∞ की बात करूँ तो -∞ का देखो काम ऐसे भी सोचा जाता है कि आप x को किससे रिप्लेस कर दो, -t से, तो जब ये भाई अपने -∞ की तरफ भागेंगे तो ये किधर भाग जाएंगे, +∞ की तरफ। तो वैसे भी देखा जाए तो माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस, ये प्लस, तो मतलब डिनोमिनेटर में ज़्यादा जुड़ रहा है, न्यूमिनेटर में कम जुड़ रहा है, तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, न्यूमिनेटर छोटा हो जाएगा, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये स्लाइटली लेसर देन 1 है, तो ब्रैकेट करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, 0। ऐसे आइडिया भी लगा सकते हो, चाहो तो ग्राफ भी देख सकते हो, ऊपर वाले का जो ग्राफ है वो ऐसा बन रहा है, 0 जो उसके हैं 1 और 4, तो ये ग्राफ हो गया इस तरह का कुछ, और दूसरे वाले के 0 है मेरे पास 2 और 6, 2 6, इसको बना देता हूँ सैफरन से, तो ये बन जाएगा मेरे पास
इस तरह का, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, अगर अब मैं इन्फिनिटी की तरफ भागूं तो पर्पल वाला ग्राफ हमेशा सैफ्रॉन के ऊपर है, मतलब न्यूमरेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो अपना ये जो आंसर स्लाइटली मोर देन 1 है। पीछे की तरफ भागूं तो पर्पल वाला ग्राफ सैफ्रॉन के नीचे है। नीचे होने का मतलब आप समझ रहे हो कि डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो ये आंसर स्लाइटली लेसर देन 1 है। तो ये चीज़ ग्राफ से भी इंटरप्रेट की जा सकती है, सीधे सीधे एक्सप्रेशन को हल्का सा ऑब्जर्व करो तो उससे भी देख सकते हो। ओके, तो ये चीज़ हमेशा करना चाहिए अपने को, एनालाइज करो कि तुम्हारा आंसर 1 तो आया, पर ये किस साइड से आया, क्योंकि लिमिट का जो आंसर है एग्जैक्ट आंसर तो कभी होता नहीं, अप्रोच ही करता है अपन, और किधर से कर रहे हैं इस पे देखते रहो। अब देखो एक सवाल देखने में जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर उसका आंसर आप देखते ही बता पाओगे। n टेंड्स टू इन्फिनिटी, स्क्वायर रूट के अंदर n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्यूब रूट n रेस्ट टू पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई फोर्थ रूट n रेस्ट टू पावर 6 प्लस 6 n रेस्ट टू पावर 5 प्लस 2 माइनस n रेस्ट टू पावर 7 प्लस 3n क्यूब, और ये फिफ्थ रूट है। तो अजीब तरह की पावर है, रैशनलाइजेशन वगैरह इस तरह की चीज़ों के बारे में सोच सकते हो, पर अपने को तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में ऑब्जर्व करना चाहिए हाईएस्ट पावर क्या है। इसमें देखो तो हाईएस्ट पावर मेरे को दिख रही है, दैट इज 3/2। ओके, यहाँ पे दिख रहा है मेरे को 4/3, क्यूब रूट है ना, ये भी 3/2 है, 6/4, ये मेरे पास 7/5, तो 3/2 1.5 होता है, 7/5 हो गया 1.4, तो पीछे डिग्री छोटी है तो हाईएस्ट डिग्री तो आपके पास क्या है 3/2 ही है ना, तो बाकी सब कुछ इग्नोर करो, सिर्फ हाईएस्ट डिग्री को देखो। इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, सीधा लिमिट का आंसर आप बोल सकते हो 1 बिना किसी लोड के। ओके, चलिए और सवाल देखते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 टाइम्स n प्लस 1 होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n प्लस 1 क्यूब इंटू 3n फैक्टोरियल। तो ऑब्वियस सी बात है, फैक्टोरियल नोटेशन मेरे को पता है, n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 से लेकर n तक के प्रोडक्ट, नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, ऊपर 3n प्लस 3 है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, रिड्यूस करके 3n प्लस 3, 3n प्लस 2, 3n प्लस 1 एंड 3n फैक्टोरियल, और नीचे क्या है n प्लस 1 होल क्यूब एंड 3n फैक्टोरियल। ये वाला पार्ट तो कैंसिल, फैक्टोरियल से दिक्कत थी वो कैंसिल हो गया, ऊपर भी 3 डिग्री नीचे भी 3 डिग्री, तो डिग्री तो बराबर है दोनों साइड की, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो हाईएस्ट का कोएफिशिएंट देखो, हाईएस्ट कैसे बनेगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 3n 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 27n क्यूब, नीचे n को बाहर खींच लेता है n क्यूब, कैंसिल होने के बाद क्या दिखेगा अपने को 27 आंसर दिखेगा सपाट। ओके, चलिए ये जो बेसिक हम फिक्स कर रहे हैं ना चीज़ों को, उसको ध्यान से देखना, मैं कैसे इसको एडजस्ट करता हूँ, कन्फ्यूजन कैसे रिजोल्व करते हैं अपन। ऊपर दिया हुआ है x² प्लस 1, नीचे दिया हुआ है 3x माइनस 6, तो ओवैसी ऊपर नीचे डिग्री तो 1 1 ही है। अब इसका आंसर क्या दोगे, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म भी बन रही है, तो अगर किसी ने डायरेक्ट 1/3 बोल दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत है, ऊपर देखो प्लस की इन्फिनिटी है, नीचे माइनस की इन्फिनिटी है, अपोजिट साइन की इन्फिनिटीज बन रही है, तो आंसर अपना आना चाहिए -1/3। फिर भी कभी भी माइनस इन्फिनिटी वाली लिमिट में डाउट हो ना अपने को, तो इसको -t से रिप्लेस कर दो, x की क्या डाल दो -t। ओके, ये भाई माइनस इन्फिनिटी तो ये प्लस इन्फिनिटी, तो अपने को देखना आसान हो जाएगा। तो ऊपर क्या बन गया t² प्लस 1, नीचे हो गया -3t माइनस 6, तो अब आराम से देख सकते हो कि आंसर कितना आ रहा है -1/3। ठीक है, इस तरह से हमेशा किया जा सकता है कि कभी कभार आपने x को 1/t से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, इनटू में चल रहा है x इन्फिनिटी पे, तो इस तरह की चीज़ भी करते हैं, x को -t से रिप्लेस करते हैं अपनी एक्सप्रेशन को थोड़ा कंफर्टेबल बनाने के लिए देखने में। चलिए और सवाल करते हैं, आसान चीज़ें हैं। n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर चल रहा है 1² 2² 3² प्लस 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 n²,
सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। आई होप आपको एक फॉर्मूला याद होगा, क्या लिखते थे अपन, n प्लस वन 2n प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 6, नीचे n क्यूब है, ऊपर भी देखो n क्यूब, नीचे भी n क्यूब, तो डिग्री बराबर है। कोफिशिएंट देखो n क्यूब का क्या आएगा, n 2n, तो 2n क्यूब ऊपर n क्यूब नीचे, तो 2/6 1/3 आंसर आ गया। आसान है। और क्विकली एग्जांपल देखिए, काफ़ी सारे एग्जांपल मैं करवा रहा हूँ और कुछ क्वेश्चंस आप भी करेंगे, असाइनमेंट्स में दिए हुए साथ साथ। तो ये चैप्टर जो जनरली लोगों को कंफ्यूज करता है, आपको बिल्कुल नहीं करेगा और पूरी कैलकुलस की अच्छी फाउंडेशन तैयार होगी। प्लस माइनस इन्फिनिटी 2 केस में सोल्व कर रहा हूँ। इस तरह से लिखने का मतलब है कि मैं आपसे 2 सवाल पूछ रहा हूँ, प्लस इन्फिनिटी पे अलग, माइनस इन्फिनिटी पे अलग। 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो देखो मोर लेस अभी तो ये क्या है, इवन डिग्री पोलिनोमियल है, तो प्लस माइनस इन्फिनिटी दोनों ही किधर भाग रहे हैं, इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो कौन सी फॉर्म हो गई, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो जैसा कि स्क्वायर रूट वगैरह नजर आ रहे हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं ऊपर नीचे। ओके, x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, रैशनलाइज करोगे, ये क्या है, a माइनस बी, तो a प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट लिखेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 7x 5x हो गया, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 हो गया। बॉटम हो गई ये a प्लस बी, माइनस 2x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब देखो ऊपर भी डिग्री 1 है, नीचे भी डिग्री 1 है ना। अगर आप एक्स स्क्वायर बाहर खींचोगे तो आपके पास, ध्यान रखना, मोड एक्स निकलता है, इसलिए प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी थोड़ा सा खेल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर खाली एक्स है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले किया वैसे ही कह रहा हूँ। तो इस केस में आंसर क्या आएगा, 5/2। 5 ऊपर से, एक इधर से आएगा और एक इधर से आएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा टोटल कोफिशिएंट। और माइनस इन्फिनिटी केस में -5/2 आएगा। वही एक्स को माइनस टी से रिप्लेस करके भी देख सकते हो, या सोच सकते हो माइनस इन्फिनिटी केस में ऊपर तो बन रही माइनस इन्फिनिटी, नीचे प्लस इन्फिनिटी बनेगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर है। इजी। और देखो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी क्यूब रूट x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 2x। तो ऑब्वियसली बात है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, पर यहाँ पे रैशनलाइजेशन जैसा कोई डायरेक्ट बन नहीं रहा है, क्योंकि 1/3 पावर 1/2 पावर है। तो एटलीस्ट मैं x को बाहर खींचता हूँ, x2 को कॉमन खींचा तो मेरे पास बाहर क्या बन के निकलेगा, x अंदर क्या हो जाएगा, 1 + 3/x होल रेज़ और 1/3। इसमें से x स्क्वायर बाहर खींचा तो x मोड लगाने की जरूरत है कि प्लस इन्फिनिटी पे खेल रहे हो, 1 - 2/x होल रेज़ टू पावर 1/2। ठीक है, चाहो तो यहीं पे बाइनोमियल खोल सकते हो, क्योंकि ये क्वांटिटी 1 से छोटी है, इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हो x को, तो 3 वेरी लार्ज क्वांटिटी थी, बहुत छोटा क्वांटिटी है, ये भी बहुत छोटा क्वांटिटी है, और बाहर सिर्फ x है तो एक ही बार एक्सपेंड करना है, नीचे तक कैंसिल कर सकते हो। लेकिन अगर ये कंफर्टेबल ना लगे आपको तो x को आप रिप्लेस कर दो 1/t से, तो ये लिमिट अपनी थोड़ी सुंदर दिखेगी आपको। क्या बन जाएगा, t टेंड्स टू 0, ऊपर हो गया 1 + 3t रेज़ टू पावर 1/3, 1 - 2t रेज़ टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाई t हो जाएगा इस x के नाम का। अब बाइनोमियल खोलने में कोई तकलीफ नहीं है आपको, एक ही बार खोलनी है, तो ऊपर करोगे 1 + 3t/3 -1, ये प्लस हो जाएगा 2t/2 होल डिवाइडेड बाई t, 1 से 1 कैंसिल, t से t कैंसिल, टा 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 टी। लिमिट की वैल्यू 2 दिखाई दे रही है, आपको भी दिखाई दे रही है क्या, देखो ध्यान से दिखेगी। ठीक है, चलिए एक सवाल और करते हैं। अब जितना हो सके इसको ओरल करने की कोशिश करना, जितना पार्ट नॉन जीरो फाइनाइट है अलग से सेट करने की कोशिश कीजिएगा। ये बन रहा है मेरे पास tan² x √2 sin² x। रैशनलाइजेशन की प्रोसेस भी देखिए आपने कैसे डायरेक्ट की जाती है, 3 sin x + 4 माइनस होल √ sin² x
प्लस 6 साइन एक्स प्लस 2। ठीक है, तो पाई बाय 2 डाल के देखो, साइन एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो 2 प्लस 3 प्लस 4 9 अंडर रूट 3, 6 प्लस 1 प्लस 2 9 अंडर रूट 3, तो ये 3 माइनस 3 बन रहा है। क्या बन रहा है भाई साहब? ये 3 माइनस 3 मतलब 0। और tan पाई बाय 2 इन्फिनिटी भागता है, तो फॉर्म है ओवरऑल 0 इंटू इन्फिनिटी वाली। अब रिजोल्व करने का तरीका देखो, tan बेसिकली क्या होता है आपका साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर, तो साइन पाई बाय 2 तो 1 ही होता ना, तो बहुत परेशान कर दिया, उसको हटा दो। दूसरा, जब आप रैशनलाइज करने जाओगे 3 माइनस 3 है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, किससे आप रैशनलाइज में याद करो, 3 प्लस 3 3 प्लस 3, तो ऊपर की जो टर्म है वो तो रैशनलाइज हो जाएगी, a माइनस बी लिखा हुआ है, प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएंगे बेसिकली, 2 साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स 3 साइन एक्स माइनस 6 साइन एक्स, 3 साइन एक्स प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2। बॉटम क्या चल रही है अपनी, 1/6 बाहर निकाल दिया, दिमाग लगाओ 1/6 कहाँ से आया, ऊपर 3 प्लस 3 डाला था, नीचे 3 प्लस 3, ऊपर वाला तो रैशनलाइज कराने का काम आ गया, नीचे का 3 प्लस 3 सीधे बाहर कर दिया, नीचे क्या बचा मेरे पास, कोस स्क्वायर। tan में साइन अपॉन कोस, साइन पाई बाय 2 1 ही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ उसी हिस्से पे ज़्यादा फोकस तो 0/0 फॉर्म बना रहा है। चलो तो फिर ये 0/0 फॉर्म बना रहा है, ऊपर फैक्टराइज कर पा रहे हो आप, x अप्रोच टू पाई बाई 2, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस साइन एक्स माइनस 1 साइन एक्स माइनस 2, बॉटम क्या हुई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस बाहर निकाल लूँ, साइन एक्स माइनस 1 साइन एक्स प्लस 1, तो 0/0 फॉर्म ये फैक्टर से बन रही, काट दिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई बाय 2 डालो, 1 माइनस 2 माइनस 1, नीचे माइनस से प्लस हो जाएगा, और 1 और 1 2, तो आंसर हो गया ओवरऑल 1/12। तो ये थी अपनी अलजेब्राइक लिमिट। तो फटाफट इसका मेजर असाइनमेंट लगा लो, सारे सवाल लगाओ, कॉन्सेप्ट को अच्छा करो, फिर हम अगले लेक्चर में बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट की तरफ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।